अच्छा, अध्याय 1 क्या आप मुझसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं? अध्याय 1 क्या आप मुझसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं? तेज धूप के तहत लिन चेन सड़क के किनारे खड़ा था, अपने माथे से पसीना पोंछ रहा था और गुस्से में टैक्सी की तलाश कर रहा था। बेईमान मालिक ने उसे 5 साल तक डाकग्रेड में एक चिकित्सक के रूप में काम करने के लिए धोखा दिया। अंततः सेवानिवृत्त होने के बाद वह बूढ़े व्यक्ति के साथ हिसाब किताब करने के लिए पहाड़ पर लौटा, तभी उसने पाया कि बूढ़ा व्यक्ति एक पत्र छोड़कर भाग गया था। मेरे प्रिय शिष्य, क्या तुम हमेशा से अपनी उत्पत्ति के बारे में जानना नहीं चाहते थे? अब तुम पहाड़ से नीचे जा सकते हो। जब आपके गुरु ने आपको पाया तो आपके बगल में एक जेड पेंडेंट था। वह जेड पेंडेंट बहुत खास था और इसमें आपकी पृष्ठभूमि के बारे में सुराग होना चाहिए था। हालांकि आपके गुरु उस समय बहुत गरीब थे और उन पर लोगों का एहसान था, इसलिए उन्होंने आपके और पिंगजिया के चू परिवार के बीच शादी की व्यवस्था करने के लिए सगाई के प्रतीक के रूप में जेड पेंडेंट का इस्तेमाल किया। उन्हें दहेज मिला और वह बड़ी मुश्किल से आपका पालन पोषण करने में सक्षम थे। हमने पैसे खर्च कर दिए हैं, इसलिए हमें इस शादी को स्वीकार करना होगा। लेकिन आपके मालिक ने पहले ही आपके लिए इसकी जांच कर ली है। जियाक्सियो एक महान सुंदरी है और एक कंपनी की सीईओ है। वह सुंदर और सक्षम है। तुमने जैकपॉट हासिल कर लिया है, बच्चे। अपना जीवन अच्छे से जियो। जब मेरे पोते शिष्य का जन्म होगा तो मैं तुमसे मिलने आऊंगा। मुझे बहुत ज्यादा याद मत करो। मास्टर तियानकिन के संदेश को याद करते हुए लिन चेन अपने दांत पीसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। दहेज, मैं एक आदमी हूँ, आप किसी की दुल्हन की कीमत कैसे स्वीकार कर सकते हैं? क्या आप अपने प्रशिक्षु बेच रहे हैं? वे चाहते हैं कि मैं उनके परिवार में शादी कर लूं और दामाद बन जाऊं। बचपन से लेकर वयस्क होने तक मैंने हमेशा आपका ख्याल रखा है। आपके कपड़े धोना, खाना बनाना, आपका बिस्तर बनाना और आप जो कुछ भी करते हैं वो शराब पीना है। आप कैसे कह सकते हैं कि आपने कठिनाई सहन की है? तुमने मुझे गुप्त रूप से जाल में फंसाया और तुम्हारे हाथ में मेरा वेतन कार्ड भी था। आपने दावा किया कि आप इसे मेरी शादी के लिए बचा रहे हैं, लेकिन पूरे 5 वर्षों तक मैंने कभी नहीं देखा कि मेरा वेतन कार्ड कैसा दिखता है। अत्यधिक। पिताजी, क्या समय हो गया है? दादाजी अभी भी इस बारे में बात कर रहे हैं। आह, क्या मैंने आपको नहीं बताया कि मेरा एक प्रेमी है? मैं अपने कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं कर रही हूँ। ठीक है, चलो इसके बारे में बात करना बंद करें। लिन चेन के पीछे एक कर्कश लेकिन अधीर महिला की आवाज गूंजी। एक युवा महिला फोन पर बात करते हुए सड़क पार करने की तैयारी करते हुए लिन चेन के दाहिनी ओर चली गई। उसी समय बाईं ओर से एक बड़ा ट्रक उनकी ओर तेजी से बढ़ा। लिन चेन का दाहिना हाथ लगभग सहज रूप से बाहर निकला, महिला को पकड़ लिया और एक मजबूत खींच के साथ उसे पीछे खींच लिया। पुकारना। एक बड़ा ट्रक तेजी से मेरे सामने से गुजरा, मेरे चेहरे के करीब। लिन चेन ने अपना सिर घुमाया और चिल्लाया, क्या तुम पागल हो? ओह! जिस महिला को लिन चेन ने खींचा था वह लगभग 20 वर्ष की एक युवा महिला थी। वह लंबी थी, नाजुक नैन नक्श, लंबे शराब जैसे लाल बाल और सस्पेंडेड ड्रेस पहने हुए वह फैशनेबल और आकर्षक लग रही थी। अपनी जल्दबाजी में लिन चेन ने महिला की पोशाक और ब्रा का पट्टा पकड़ लिया और उसे खींचकर खोल दिया, जिससे उसकी पूरी छाती दिखाई देने लगी। लिन चेन ने अपना सिर घुमाया और सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा, उसके सफेद और गुलाबी स्तन। खेद प्रकट करना। लिन चेन ने तुरंत माफी मांगी और उसका हाथ ऐसे हट गया मानो ततैया ने काट लिया हो। महिला ने अपना संतुलन पुनः प्राप्त कर लिया, उसका चेहरा घातक रूप से पीला पड़ गया। आखिरकार ये बहुत खतरनाक था। लिन चेन की अजीब निगाहों को देखकर उसने अवचेतन रूप से अपना सिर नीचे कर लिया, फिर एक और चीख निकाली और जल्दी से दोनों हाथों से अपनी छाती को ढक लिया। लिन चेन काफी शर्मिंदा था और उसने लापरवाही से उसे याद दिलाया, अगली बार सड़क पार करते समय सावधान रहें और फोन कॉल न करें, ये सुरक्षित नहीं है। इतना कहने के बाद लिन चेन मुड़ा और टैक्सी चलाने के लिए दूसरी जगह ढूंढने के इरादे से चला गया। हालांकि वह बहुत दूर नहीं गया था जब उसने अपने पीछे ऊंची एड़ी के जूते के जमीन से टकराने की तेज आवाज सुनी। रुकना। लिन चेन रुक गया और उस महिला की ओर देखने लगा जो उसका पीछा कर रही थी। क्या आपको कुछ चाहिए? महिला लिन चेन के सामने खड़ी थी, उसे सिर से पैर तक जांच रही थी। आपके उच्चारण से पता चलता है कि आप स्थानीय नहीं है। लिन चेन ने सिर हिलाया, नहीं। महिला ने दूसरी ओर देखा, वो दिखने में बुरा नहीं है। चूंकि आपने मुझे अभी बचाया है, मुझ पर एक एहसान करो और मैं तुम्हें एक छोटा सा भाग्य कमाने दूंगी। लिन चेन ने भौहें चढ़ाई, यह क्या है? महिला ने उपहास करते हुए कहा, 2 घंटे के लिए मेरा बॉयफ्रेंड बनो और मेरे साथ मेरे माता पिता से मिलने चलो। लिन चेन ने सहजता से इनकार कर दिया, नहीं। स्त्री ने उपहास करते हुए कहा, 10,000। लिन चेन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, यह महिला काफी अमीर थी, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहता था। मेरे दिल की अजीबता अभी भी कम नहीं हुई थी। यह देखकर कि लिन चेन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, महिला ने तुरंत कीमत बढ़ा दी, 50,000। लिन चेन ने भौहें सिकोड़कर समझाया, ये पैसे के बारे में नहीं है, मुझे और भी काम करने हैं। महिला ने लिन चेन को टोकते हुए कहा, आपने मेरी छाती की ओर देखा। लिन चेन तुरंत शर्मिंदा हो गई, मैं बस तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी। अगर मैंने तुम्हें नहीं खींचा होता तो शायद तुम्हें चोट लग जाती। महिला ने फिर कहा, तुम्हारे लिए मुझे बचाना एक बात है, लेकिन तुम्हारे लिए मेरी छाती की ओर देखना दूसरी बात है। यदि तुम नहीं मानोगे तो मैं चिल्लाऊंगी, तुम मेरी छाती की ओर झांक रहे हो। लिन चेन हक्का बक्का रह गया, क्या आप दयालुता का बदला दुश्मनी से ले रहे हैं और मुझसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं? महिला ने व्यंग्यपूर्वक कहा, आपको ये पैसा कमाना ही होगा, चाहे आप इसे पसंद करें या नहीं। लिन चेन अवाक रह गया, ठीक है, यदि आप उजागर होने से नहीं डरते हैं तो मुझे परवाह नहीं है, लेकिन आपको पहले भुगतान करना होगा। चूंकि इस झंझट से बचने का कोई रास्ता नहीं है तो पैसे क्यों न ले ले? मैं अभी टूट चुका हूँ। बूढ़ा आदमी मेरे घर का सारा पैसा, जिसमें पिछले कुछ वर्षों की मेरी मजदूरी भी शामिल है, लेकर भाग गया है। महिला ने ठंडी हंसी दी, उसकी आंखों में तिरस्कार और उपहास चमक रहा था। कार्ड नंबर। लिन चेन ने अपना बैंक कार्ड नंबर बताया और महिला ने उसका फोन उठाया। 1 मिनट के भीतर उसके खाते में 50,000 युआन जमा हो गए। चल दर। लिन चेन उस महिला के पीछे पीछे आगे बढ़ी और जैसे ही वे चले उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लिन चेन। महिला ने स्पष्ट रूप से कहा, ठीक है, आपका नाम लिन चेन है और आप प्रांतीय राजधानी लिनहाई शहर में एक आयात निर्यात ट्रेडिंग कंपनी में वरिष्ठ कार्यकारी हैं। आपके पिता के पास कंपनी के 1/3 शेयर है। मेरा नाम गु युएक्सी है और मैं 24 साल की हूँ। मेरे परिवार के सामने आप मुझे यू कह सकते हैं। इस अध्याय का अंत। अध्याय 2, तुम मेरी बहन के जूते उठाने के लायक भी नहीं हो। अध्याय 2, तुम मेरी बहन के जूते उठाने के भी योग्य नहीं हो। मैं आपसे पिछले जून में तब मिला था जब मैंने यूनाई की यात्रा की थी। हम तब से संपर्क में हैं और हमने हाल ही में डेटिंग शुरू की है। आप यहाँ एक व्यावसायिक यात्रा पर हैं और मुझसे मिलने के लिए रुके हैं। आपको बाद में करने के लिए अन्य काम है, इसलिए आप जल्द ही चले जाएंगे। गु युएक्सी ने नकली प्रेमी लिन चेन की पृष्ठभूमि को संक्षेप में समझाया। ये सामान्य स्थिति है। मेरे परिवार के सामने जितना संभव हो उतना कम कहें। यदि आप वास्तव में नहीं कर सकते तो बस सुधार करें। बस आज ही काम निपटा लें। लिन चेन ने सिर हिलाया, ठीक है, अब हम कहाँ जा रहे हैं? आपके घर। अस्पताल। गु युएक्सी ने स्पष्ट रूप से कहा, मेरे दादाजी अस्पताल में हैं। वह मुझसे डेटिंग शुरू करने और जल्द ही शादी करने के लिए कहते रहते हैं। क्या आप उन्हें खुश करने के लिए मेरे प्रेमी होने का नाटक कर सकते हैं? क्या वह काफी फिल्मी है? लिन चेन ने मन ही मन कुछ कहा और फिर चुप हो गया। दोनों कुछ देर तक चले और पार्किंग स्थल पर पहुंचे। गु युएक्सी ने अपनी कार निकाली, एक लाल पोर्श मैकन। गु युएक्सी ने कार स्टॉप की और लापरवाही से पूछा, क्या आप यही काम करते हैं? लिन चेन यात्री सीट पर चढ़ गया, अपनी सीट बेल्ट बांधी और लापरवाही से उत्तर दिया, बस कुछ काम निपटाने के लिए यहाँ आया हूँ। गु युएक्सी ने दबाव डाला, यह क्या है? लिन चेन ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, मेरे बुजुर्गों ने मेरे लिए एक शादी तय की थी, इसलिए मैं देखने आया था।
गु युएक्सी ने बगल की ओर देखा। देखो, तुमने पहले कभी किसी को नहीं देखा। लिन चेन ने अपना सिर हिलाया। मैंने सुना है वह काफी सुंदर है। गु युएक्सी ने व्यंग्यपूर्वक कहा, हम किस युग में रह रहे हैं? फोटो भेजना आसान होना चाहिए। चूंकि आप फोटो भी नहीं देखेंगे, मुझे यकीन है कि यह बदसूरत होगी। आपको डर है कि इसे देखने के बाद आपको पछतावा होगा, इसलिए आप इसे सफल बनाने के लिए सीधे यहाँ आए हैं। लिन चेन की आंखें झपकी। क्या यह सचमुच इतना बुरा हो सकता है? अपने पैसों से खुद को धोखा देना एक बात है, लेकिन क्या आप निश्चित रूप से मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना के लिए भी मुझे धोखा नहीं देंगे? दूसरे विचार में वे शादी करेंगे या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति इच्छुक भी न हो। मुझे बस जेड पेंडेंट को वापस पाने का एक तरीका ढूंढना है। चलो देखते हैं, अगर यह काम नहीं करता है तो हम कभी भी भाग सकते हैं। गु युएक्सी ने कहा, हे दोस्तों। कार में अचानक फोन की घंटी बजी। लिन चेन ने कार की कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर डाली, जिस पर कॉल करने वाले का नाम प्रदर्शित हो रहा था। बर्फ। गु युएक्सी ने धीरे से इशारा करते हुए अपनी पतली तर्जनी को अपने होठों पर रखा, फिर स्टीयरिंग व्हील पर उत्तर बटन दबाया। बहन। एक स्पष्ट सुरीली महिला आवाज आई, मैंने सुना है दादाजी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गु युएक्सी ने उत्तर दिया, हाँ, मैं अस्पताल जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे बाद में पता भेज देना, मैं आकर देखूंगा। गु युएक्सी ने उत्तर दिया, आप बॉस के रूप में पूरे दिन इतने व्यस्त रहते हैं कि आपके पास डेट करने का भी समय नहीं है। क्या आपको आज शेयरधारकों की बैठक नहीं करनी चाहिए? यदि आप बहुत व्यस्त हैं तो मत आए, मेरे पिता और अन्य लोग वहां पर हैं। महिला की आवाज नम्र थी, ठीक है, मैं बैठक के बाद चली जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें पता बाद में भेजूंगा। ठीक है, मैं अब फोन रख देता हूँ। लिन चेन ने लापरवाही से पूछा, आपकी बहन भी अकेली है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपका परिवार आप पर शादी करने के लिए दबाव डाल रहा है। गु युएक्सी ने उपहास किया, मेरी बहन आकाश में फीनिक्स की तरह है। वह सुंदर, सक्षम और एक युवा कंपनी अध्यक्ष है। कौन सा आदमी उसके योग्य है? लिन चेन ने लापरवाही से उत्तर दिया, वहां हमेशा उत्कृष्ट पुरुष होते हैं। गु युएक्सी ने लिन चेन पर ठंडी नजर डाली, वैसे भी ये तुम्हारे जैसा कोई नहीं होगा। लिन चेन हंसे, अवाक रह गए। मुझे क्या दिक्कत है? मैं भी उत्कृष्ट हूँ, ठीक है? आप। गु युएक्सी ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, तुम सच में आश्वस्त हो? तुम मेरी बहन के जूते पहनने के लायक भी नहीं हो। तुम्हें अपनी मंगेतर को ढूंढना चाहिए जो उसकी एक भी तस्वीर पोस्ट करने की हिम्मत नहीं करती। लिन चेन का मजाक उड़ाया गया, लेकिन वह सिर्फ मुस्कुराया और गुस्सा नहीं हुआ। हालांकि वह खुद सोच रहा था कि क्या ये सच है कि उसके मालिक ने कहा था कि उसकी मंगेतर सुंदर थी और एक कंपनी की सीईओ थी। कार पिंगजियांग नंबर 1 अस्पताल में चली गई, पार्क की गई और आंतरिक रोगी विभाग में चली गई, जहां हम एक विशाल एकल कमरे में प्रवेश कर गए। अस्पताल के बिस्तर पर सफेद बालों वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति लेटा हुआ है, जो गु युएक्सी के दादा गु जियानजुन होने चाहिए। बढ़िया कपड़े पहने एक जोड़ा खिड़की के सामने खड़ा है। वे गु युएक्सी के माता पिता गु हुंताओ और बाइकियांग है। दादाजी। गु जियानजुन के पीले चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई दी, जियोशी यहाँ है और यह है। गु युएक्सी ने आगे बढ़कर लिन चेन की बांह पकड़ ली और मुस्कुराते हुए उसका परिचय कराया, दादाजी, यह मेरा प्रेमी लिन चेन है। वह आज पिंगजियांग में था, इसलिए मैं उसे आपसे मिलने के लिए ले आई। दोस्त। गु परिवार के तीनों सदस्यों ने अपनी निगाहें लिन चेन की ओर घुमाई, उनकी आंखें जांच और संदेह से भर गई। सभी की जांच का सामना करते हुए लिन चेन ने अवचेतन रूप से अपनी पीठ सीधी कर ली। गु जियानजुन ने कुछ क्षण तक उसकी ओर देखा, फिर अचानक हंसा और पूछा, तुम एक सैनिक थे? लिन चेन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, फिर मुस्कुराया और कहा, हाँ, वह कुछ समय पहले ही सेना से सेवानिवृत्त हुआ है। आपकी आंखें अच्छी हैं, बूढ़े आदमी। गु जियानजुन ने दिल से हंसते हुए कहा, हे, मैंने अपना पूरा जीवन सेना में बिताया है। मैं एक नजर में एक सैनिक और एक गैर सैनिक, एक अच्छे सैनिक और एक बुरे सैनिक के बीच अंतर बता सकता हूँ। जवान आदमी, तुम देवदार के पेड़ की तरह मजबूत हो और पहाड़ की तरह शांत हो, इसलिए तुम्हें काफी अच्छा होना चाहिए। लिन चेन को अचानक एहसास हुआ कि भले ही वह थोड़े समय के लिए डार्कब्लेड से दूर रहा हो, लेकिन उसका सैन्य प्रभाव अभी भी काफी ध्यान देने योग्य था। अधिकांश लोग इसे महसूस नहीं कर पाएंगे, लेकिन गु जियानजुन, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सेना में बिताया था, स्वाभाविक रूप से इसे देख सकते थे। एक अनुभवी। गु हुंताओ की आंखों में स्पष्ट तिरस्कार झलक रहा था। हालांकि उन्होंने सेना में शामिल होने के लिए अपने पिता का अनुसरण नहीं किया, बल्कि व्यवसाय में जाने का फैसला किया। वह अच्छी तरह से जानते थे कि यदि कोई वास्तव में उत्कृष्ट है, तो वे अनिवार्य रूप से अपना करियर विकसित करने के लिए सेना में रहेंगे। तथ्य यह है कि लिन चेन इतनी कम उम्र में सेना से सेवानिवृत्त हो गए, इसका केवल एक ही मतलब हो सकता है, वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है। गु जियानजुन ने पूछा, सेना से छुट्टी मिलने के बाद आप क्या करेंगे? लिन चेन ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए झिझकते हुए कहा, मैं अभी पिंगजियांग आया हूं और यहाँ नौकरी खोजने की योजना बना रहा हूं। गु हुंताओ का चेहरा और भी काला पड़ गया, उसके पास नौकरी भी नहीं थी। गु युएक्सी भी चिंतित हो गया, क्या मैंने पहले ही आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं बता दी? आप स्क्रिप्ट का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने पैसे तो ले लिए लेकिन कुछ भी सही नहीं किया। गु युएक्सी चिंतित थी, लेकिन उसने उसे बेनकाब करने की हिम्मत नहीं की। वह केवल अपना सिर घुमा सकती थी और लिन चेन की ओर घूरकर देख सकती थी। उसकी आंखें स्पष्ट रूप से उसे चेतावनी दे रही थी। यह नजर स्वाभाविक रूप से गु परिवार के 3 सदस्यों की आंखों में पड़ी, लेकिन इसके बारे में उनकी समझ एक दूसरे से भिन्न थी। गु हुंताओ को शुरू में गु युएक्सी के अचानक प्रेमी के रूप में सामने आने पर संदेह था। उसे लगा कि यह बहुत अचानक था और नकली लग रहा था, लेकिन अब वह इस पर विश्वास करने लगा था। शायद लड़के का परिवार गरीब है और उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि उसने अपनी बेटी को छिपाकर रखा है और उसे घर नहीं लाया है। यदि उसके दादा गंभीर रूप से बीमार नहीं होते और उसकी शादी में इतने व्यस्त नहीं होते, तो शायद वह इस बार उन्हें वापस नहीं लाती। ये लड़का जियाओक्सी के योग्य कैसे हो सकता है? गु हुंताओ का चेहरा बर्फीला ठंडा था। ऐसी खराब परिस्थितियों वाला ये गरीब लड़का जियाओक्सी से शादी करके गु परिवार में प्रवेश करना चाहता था। दिवा स्वप्न। अपने बेटे की अभिव्यक्ति देखकर गु जियानजुन अस्पताल के बिस्तर पर झुक गया और मुस्कुराया, जियाओक्सी, निराश मत हो। अगर कोई आदमी सक्षम है तो अस्थायी असफलताओं से क्या फर्क पड़ता है? क्या मैंने भी शून्य से शुरुआत नहीं की और आज हमारे गु परिवार तक पहुंचने के लिए काम नहीं किया? एक व्यक्ति न केवल जीवन का आनंद लेने के बारे में सोच सकता है, न कि प्रयास करने के बारे में। गु युएक्सी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वह बस अपने दादाजी के शब्दों के साथ चली गई और कहा, मुझे बस डर था कि आप संतुष्ट नहीं होंगे। गु जियानजुन ने हंसते हुए कहा, जब तक वह आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है और एक असली आदमी की तरह व्यवहार करता है, दादाजी संतुष्ट रहेंगे। जब आप शादी कर लेंगे और दादाजी को देखने के लिए एक बच्चा पैदा करेंगे, तो दादाजी शांति से मर सकेंगे। गु युएक्सी ने मुंह बनाकर कहा, यह इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? मैं केवल 24 साल का हूँ, शादी के लिए कुछ और साल इंतजार करना होगा। गु जियानजुन की आंखें चौड़ी हो गईं, आप पहले से ही 24 साल के हैं, फिर भी युवा है। आप। इससे पहले कि गु जियानजुन अपनी बात खत्म कर पाता, उसका चेहरा अचानक लाल हो गया और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जैसे कि वह ठीक से सांस नहीं ले पा रहा हो। चिकित्सक। इस अध्याय का अंत। अध्याय 3 आपका कोई काम नहीं है। अध्याय 3 आपको बोलने का अधिकार किसने दिया? उपस्थित चिकित्सक जियो फैंग जल्दी पहुंचे। परीक्षा पूरी करने के बाद वो परेशान दिखे और गु परिवार को दरवाजे तक ले गए। इस हमले ने बूढ़े व्यक्ति के फेफड़ों की लंबे समय से चली आ रही चोट को बढ़ा दिया है, जिसमें किसी भी सुधार के लिए सर्जरी की आवश्यकता है। हालांकि सर्जरी लंबी है और उसके शरीर पर जबरदस्त दबाव डालती है। उसके पहले से ही खराब स्वास्थ्य को देखते हुए 90% संभावना है कि वह ऑपरेशन से बच नहीं पाएगा। गु हुंताओ ने उत्सुकता से पूछा, अब हम क्या करें?
जियो फेंग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मैं मदद करने में असमर्थ हूँ। मैं केवल बूढ़े व्यक्ति को अस्थायी रूप से बेहतर महसूस कराने के लिए कुछ दवा लिख सकता हूँ, लेकिन इससे उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। लिन चेन ने भौहें चढ़ा दी। वह फेफड़े पर चोट देख सकता था, लेकिन क्या इसका इलाज संभव नहीं था? हम शक्तिहीन कैसे हो सकते हैं? इस डॉक्टर का कौशल भयानक है। गु हुंगताओ निराश दिखे और बोलने ही वाले थे कि अचानक जियो फेंग का फोन बज उठा। जियो फेंग ने अपना फोन निकाला, कुछ मिनटों तक सुना और फिर उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। शिक्षक, आप फर्स्ट म्युनिसिपल अस्पताल में आए हैं। जियो फेंग ने जल्दी से फोन रख दिया और खुशी से कहा, मिस्टर गु, चिंता मत करो, मेरे शिक्षक अभी अस्पताल में आए हैं। मैं जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि वह आए और देखें। वह निश्चित रूप से कोई समाधान निकालेंगे। गु हुंगताओ की आंखों में एक आशा भरी झलक दिखाई दी। डॉक्टर जियो के शिक्षक कौन है? जियो फेंग ने उत्तर दिया, मैं 4 प्रसिद्ध डॉक्टरों में से एक श्री वेन युआन का प्रत्यक्ष शिष्य नहीं हूं, लेकिन मैंने कुछ समय तक उनके व्याख्यान सुने हैं, इसलिए मुझे मुश्किल से एक छात्र माना जा सकता है। गु हुंगताओ की आंखें चमक उठी, तब मुझे डॉक्टर जियो को परेशान करना होगा। बाद में मैं निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आप सब यही प्रतीक्षा करें। जियो फेंग चला गया और इसके तुरंत बाद वह सफेद बालों वाले एक प्रसिद्ध डॉक्टर वेन युआन के साथ लौटा। वेन युआन सीधे वार्ड में गए और गु जियानजुन की जांच की। थोड़ी देर बाद उसने ऊपर देखा और कहा, चांदी की सुइयों का एक सेट तैयार करो। प्रतीक्षा करते समय वेन युआन मुस्कुराए और गु जियानजुन को सांत्वना दी, भाई चिंता मत करो, यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। मैं तुम्हें कुछ एक्यूपंक्चर दूंगा और तुम अब असहज महसूस नहीं करोगे। लिन चेन ने राहत की सांस ली। यह सही है, शुरुआत में यह कोई विशेष कठिन बीमारी नहीं है, हालांकि इसे पूरी तरह से ठीक होने में कुछ समय लगेगा, लेकिन मौजूदा लक्षणों से राहत पाना बस कुछ एक्यूपंक्चर सुइयां लेने की बात है। वह सचमुच एक प्रसिद्ध डॉक्टर कहलाने का हकदार है। चांदी की सुइयां शीघ्रता से लाई गई। वेन युआन के तैयार होने के बाद उसने चांदी की सुइयां उठाई और उन्हें डालना शुरू कर दिया। पहली सिलाई डाली गई है। लिन चेन की आंखें झपकी, उसकी आंखें भ्रम से भर गईं। क्या उसे शेनफेंग एक्यू पॉइंट की जरूरत नहीं होनी चाहिए? वह तांजोंग एक्यू पॉइंट पर क्यों दबाव डाल रहा है? जबकि टैनेजोंग एक्यू पॉइंट में क्यूई को विनियमित करने और अस्थमा से राहत देने का प्रभाव होता है। दादाजी की स्थिति अलग है। यदि आप तानजोंग एक्यू पॉइंट पर सुई लगाते हैं तो क्यूई बाहर नहीं आ सकती और अंदर ही फंस जाएगी। दूसरा टांका डाला गया, किहू एक्यू पॉइंट। यहां तक पढ़ने के बाद लिन चेन ने वेन युआन के एक्यूपंक्चर दृष्टिकोण को समझा। वह अवचेतन रूप से खुद से बुदबुदाया, यह बेकार है। हर कोई वेन युआन को एक्यूपंक्चर करते हुए गौर से देख रहा था। हालांकि लिन चेन की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन सभी ने इसे स्पष्ट रूप से सुना। सभी की निगाहें लिन चेन के चेहरे पर गईं, हर किसी की अभिव्यक्ति अलग थी। चूंकि लिन चेन पहले ही बोल चुके थे, उन्होंने जारी रखा, जिस तरह से आप इसका इलाज कर रहे हैं वह केवल एक अस्थायी समाधान है। यह न केवल बेकार है, बल्कि इससे मरीज को और भी बुरा महसूस होगा। जैसे ही लिन चेन ने यह कहा, उसके आसपास के लोगों के भाव तुरंत बदल गए। जियो फेंग ने भौहें सिकुड़कर पूछा, क्या आप डॉक्टर हैं? लिन चेन ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, मैंने कुछ वर्षों तक अपने गुरु के अधीन अध्ययन किया। जियो फेंग ने उपहास किया, क्या आपके पास मेडिकल लाइसेंस है? लिन चेन ने अपना सिर हिलाया, नहीं। जियो फेंग ने उदासीनता से कहा, आपके पास मेडिकल लाइसेंस भी नहीं है, फिर भी आप यहाँ बकवास करने का साहस कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि यह कौन है? शिक्षक वेन युआन पूरे देश में प्रसिद्ध एक शीर्ष डॉक्टर है। क्या उन्हें आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है? लिन चेन ने भौहें चढ़ा ली, आगे बताना चाहा, लेकिन उसके बगल में खड़े गु हुंगताओ ने उसे ठंडी नजर से देखा और गु युवेक्सी को नाराजगी से देखा। अपने बॉयफ्रेंड पर नजर रखें, ये जानने का नाटक न करें कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। ये किस तरह का अवसर है? जब उसके पिता ने उसे डांटा तो गु युवेक्सी शर्मा गई। उसने तुरंत लिन चेन को एक तरफ खींच लिया और उसे घूर कर देखा। तुम चुप रहो। लिन चेन ने उन शब्दों को निगल लिया जो उसकी जीभ की नोक पर थे, कंधे उचकाए और कुछ नहीं कहा। ठीक है, आप भुगतान करते हैं, आप मालिक हैं, आप निर्णय लेते हैं। लिन चेन को बूढ़े व्यक्ति के शब्दों के कारण उसके प्रति थोड़ी सी पसंद विकसित हो गई थी। यही कारण है कि उसने उसकी सलाह के साथ यह आशा की कि बूढ़े व्यक्ति को कम कष्ट होगा। चूंकि वे इसकी सराहना नहीं करते, तो मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहूंगा। वेन युआन ने अपना सिर घुमाया और एक्यूपंक्चर देना जारी रखा। कई इंजेक्शनों के बाद 1 मिनट बाद गु जियानजुन की भारी सांसें काफी कम हो गईं और उसका तनावग्रस्त शरीर शिथिल हो गया। वेन युआन ने संतुष्टि में सिर हिलाया और लिन चेन की ओर देखकर मुस्कुराया, युवक, क्या यह उपयोगी नहीं है? लिन चेन ने अपना सिर हिलाया, फिर भी जोर देकर कहा, इससे कोई फायदा नहीं है। वेन युआन ने भौहें चढ़ा ली, लेकिन इससे पहले कि वह बोल पाता, जियो फेंग ने उपहास किया, आप वास्तव में खच्चर की तरह जिद्दी हैं। बूढ़े व्यक्ति के लक्षण स्पष्ट रूप से बहुत कम हो गए हैं। आपके अलावा हर कोई इसे देख सकता है। क्या आप अंधे हैं? वेन युआन ने भौहें चढ़ा ली और गहरी आवाज में कहा, चिकित्सा कौशल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टरों के पास चिकित्सा नैतिकता होनी चाहिए। युवा व्यक्ति, एक डॉक्टर के रूप में आपको वस्तुनिष्ठ तथ्यों का पालन करना चाहिए और केवल व्यक्तिपरक अटकलों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अन्यथा आप केवल एक झोलाछाप डॉक्टर बन जाएंगे, दूसरों को और खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। लिन चेन ने इनकार नहीं किया, लेकिन बस मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम चांदी की सुइयों को हटाने की कोशिश करें तो कैसा रहेगा? जियो फेंग ने अधीरता से कहा, शिक्षक, उसके पास मेडिकल लाइसेंस भी नहीं है। आप उसकी बात क्यों सुन रहे हैं? वह बहुत आत्मतुष्ट है और बस बातें बना रहा है। इस डर से कि वेन युआन नाराज हो जाएगा, गु हुंगताओ ने उसे बेरुखी से वहां से चले जाने के लिए कहा, एल्डर वेन के यहाँ रहते हुए तुम्हें बोलने का अधिकार कौन देता है? बाहर निकलो, हमें यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है। वेन युआन को देखते हुए लिन चेन ने कोई हलचल नहीं की। वेन युआन ने भौहें सिकोड़ ली और लिन चेन की ओर जांच भरी निगाहों से देखा। लिन चेन मुस्कुराए, उनकी अभिव्यक्ति शांत थी और उनकी नजर न तो विनम्र थी और न ही अहंकारी। वेन युआन ने एक पल के लिए सोचा, फिर पलटा और एक एक करके चांदी की सुइयों को बाहर निकाला। गु जियानजुन चुपचाप बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसकी अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण थी और उसकी सांसें स्थिर थीं, बिना किसी समस्या के लग रहा था। अपनी सांसें थामने के बाद गु जियानजुन ने अपना हाथ लहराया और गु हुंगताओ से कहा, आप उसे बाहर क्यों निकाल रहे हैं? भले ही वह गलत था, उसका मतलब अच्छा था। वह गु जियानजुन ने अचानक बोलना बंद कर दिया, फिर गहरी सांस ली और जोर-जोर से खांसने लगा। ये खांसी पिछली खांसी से अधिक गंभीर थी और गु जियानजुन का चेहरा बैंगनी हो गया, मानो उसकी सांसें खत्म हो जाएंगी और किसी भी क्षण मर जाएगा। कमरे में सभी के हाव-भाव काफी बदल गए और सभी की निगाहें वेन युआन के चेहरे पर टिक गईं। वेन युआन हतप्रभ दिख रहा था, उसकी भौहें तन गईं, उसकी आंखें भ्रम से भर गईं और वह खुद से बुदबुदाया, क्यों? मैंने स्पष्ट रूप से एक सुई का उपयोग किया था। लिन चेन ने कहा, आपने जो 7 स्टार नीडल तकनीक का उपयोग किया है, वह एक बहुत अच्छी तकनीक है, लेकिन दुर्भाग्य से आपने सरलीकृत संस्करण का उपयोग किया है। सरलीकृत संस्करण में 2 सुइयां गायब हैं, जो इसे बहुत कम प्रभावी बनाती हैं। इस अध्याय का अंत। अध्याय 4 कृपया श्रीमान लिन से साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहें। अध्याय 4 कृपया श्रीमान लिन से साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहें। वेन युआन ने अचानक अपना सिर घुमाया, उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। इस युवक ने वास्तव में एक नजर में पहचान लिया कि वह 7 स्टार नीडल्स तकनीक का उपयोग कर रहा था और यहां तक कि उसे यह भी एहसास हुआ कि वह एक सरलीकृत संस्करण का उपयोग कर रहा था। वेन युआन के शब्द अनजाने में और अधिक पूछताछ के स्वर में आ गए, सरलीकृत संस्करण के साथ भी मैंने अभी भी उसकी सांस को शांत करने और उसके अस्थमा को शांत करने के लिए एक्यूपंक्चर का उपयोग किया था, लेकिन वह ऐसा क्यों है?
लिन चेन ने लापरवाही से जवाब दिया, ब्लॉक करने के बजाय मार्गदर्शन करना बेहतर है। आपने सुइयों को गलत एक्यू पॉइंट में डाला है। इन सुइयों ने न केवल क्यूई को मुक्त नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसे अंदर ही फंसा लिया। एक बार जब आप सुइयों को हटा देंगे तो यह और भी अधिक हिंसक रूप से फूट जाएगी। यह पानी की टंकी में लौकी की तरह है। यदि आप इसे अपने हाथ से पकड़ते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से इसे पानी के नीचे धकेल सकते हैं, लेकिन एक बार जब आप इसे छोड़ देते हैं तो यह पानी से बाहर आ जाएगा। यह वही सिद्धांत है। वेन युआन अविश्वसनीय लग रहा था। क्या मैंने सुइयों को गलत एक्यू पॉइंट में डाला था? लिन चेन ने गू जियानजुन पर नजर डाली, जो पहले से ही सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह मरने वाला है, और बिना हवा लगाए या देर किए वह बिस्तर के पास गया, अपने बगल की ट्रे पर चांदी की सुइयों को उठाया और सीधे उत्तर दिया, पहली सुई तांजोंग एक्यू पॉइंट नहीं, बल्कि शेनफेंग एक्यू पॉइंट होनी चाहिए। जैसे ही लिन चेन ने बात की, चांदी की सुई हवा की तरह तेजी से नीचे गिरी, अपने लक्ष्य से विचलित हुए बिना 1 इंच के 3/10 हिस्से को भेदते हुए शेनफेंग एक्यू पॉइंट में तेजी से घुस गई। वेन युआन की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, उसकी निगाहें सदमे से भर गईं। ये चांदी की सुइयां बहुत नम है और लिन चेन इन्हें एक ही बार में आसानी से डालने में कामयाब रहे। वह कौशल कुछ ऐसा है जो वेन युआन नहीं कर सका। दूसरी सुई बुलांग एक्यू पॉइंट। जैसे ही लिन चेन ने बात की, उसके हाथों ने हिलना बंद नहीं किया, हवा की तरह सुइयों को गिराते हुए गू जियानजुन के शरीर पर चांदी की सुइयों की एक पंक्ति घुमा दी। वेन युआन ने उसे नहीं रोका, यहाँ तक कि वह गू हुंताओ और अन्य लोगों को भी रोकने के लिए पहुंच गया जो लिन चेन को ऐसा करने से रोकने के लिए आगे बढ़ना चाहते थे। जैसे ही उसने सुई डाली, उसकी आंखें लिन चेन पर टिक गईं और उसकी आंखें और अधिक चमकीली हो गईं। स्वर्ग लौटने वाली सुई। वेन युआन ने लंबे समय तक लिन चेन की सुई तकनीक को देखा, फिर अचानक आश्चर्य से कहा, उसकी आंखें खुली रह गईं, उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। कायाकल्प सुई दुनिया में असाधारण सुइयों की सूची में तीसरे स्थान पर है और एक्यूपंक्चर दुनिया में सबसे अद्वितीय कौशल में से एक है। मेरे सामने ये युवक बहुत छोटा है, फिर भी वह कायाकल्प करने वाली सुई को जानता है। लिन चेन वापस पहुंचे और गू जियानजुन के शरीर पर 2 एक्यू पॉइंट दबाए। गू जियानजुन का तनावग्रस्त शरीर तुरंत शांत हो गया, उसने एक लंबी सांस ली और उसका बैंगनी काला चेहरा तुरंत हल्का लाल हो गया। मैं सामान्य स्थिति में वापस आ गया हूं। लिन चेन ने अपनी पकड़ ढीली की, गू जियानजुन को बिस्तर पर लेटने में मदद की, वेन युआन की ओर देखा और थोड़ा मुस्कुराया, तुम्हारा स्वाद अच्छा है। मैंने स्वर्ग लौटने वाली सुई का उपयोग किया था। कमरे में मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर अजीब भाव थे। यह स्वाद, अगर वेन युआन ने इसे लिन चेन से कहा तो यह बिल्कुल ठीक लगेगा, लेकिन यह अजीब लगता है कि लिन चेन ने इसे वेन युआन से कहा। गू हुंताओ और अन्य लोग दवा या 7 स्टार सुई या स्वर्ग लौटने वाली सुई जैसी किसी भी चीज को नहीं समझते थे, लेकिन अभी बूढ़ा आदमी ऐसा लग रहा था जैसे वह बेहोश होने वाला था, जो भयानक था। अब उसकी सांसें स्थिर थी और उसका रंग रूप धीरे-धीरे सामान्य हो रहा था। हर कोई देख सकता था कि बूढ़े व्यक्ति के लक्षण कम हो गए थे। वेन युआन के चेहरे पर हैरान करने वाले भाव थे, जैसे उसने कोई भूत देखा हो जो बहुत कुछ बता रहा है। वेन युआन ने वास्तव में निदान में गलती की और लिन चेन ने वास्तव में इस गलती को सुधारा और वेन युआन को एक ठोस सबक दिया। गू हुंताओ की आंखें सदमे से फैल गईं, उसकी अभिव्यक्ति में चिंता और खुशी का मिश्रण था। शी की बेटी अचानक अद्भुत चिकित्सा कौशल वाले एक प्रेमी को घर ले आई जिसने वास्तव में बूढ़े व्यक्ति को बचाया। उसे चिंता इस बात की है कि आज जो कुछ हुआ, उसके बाद अगर वह उसे अपनी बेटी से दूर करने की कोशिश करेगी तो बूढ़ा आदमी शायद सबसे पहले आपत्ति करेगा। गू यूएक्सी अवाक रह गई, उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। जिस अनजान आदमी को मैंने सड़क से पकड़ लिया, वह इतना अद्भुत कैसे हो सकता है? वह 50,000 युआन पूरी तरह से इसके लायक था। लिन चेन की ओर वेन युआन की नजर अब स्पष्ट उत्साह से भर गई थी। वेन युआन ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और विनम्रता से पूछा, सर मैं आपको कैसे संबोधित करूं? लिन चेन। वेन युआन ने जोर देकर कहा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि मिस्टर लिन ने किसके अधीन अध्ययन किया? लिन चेन ने उत्तर दिया, मैं केवल इतना जानता हूं कि मेरे गुरु का उपनाम जू है। वेन युआन ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन जू नाम के किसी प्रसिद्ध डॉक्टर के बारे में नहीं सोच सका, इसलिए उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और कृतज्ञतापूर्वक कहा, सौभाग्य से श्री लिन आज यहाँ थे, जिसने मुझे एक बड़ी गलती करने से रोक दिया। मैं बेहद आभारी हूँ। लिन चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत दयालु हैं। वेन युआन ने फिर से पूछा, हालांकि एक्यूपंक्चर ने रोगी के लक्षणों से राहत दी है, लेकिन यह उन्हें पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता है। क्या श्री लिन के पास कोई समाधान है? लिन चेन ने सिर हिलाया, एक्यूपंक्चर और दवा और उचित देखभाल से सुधार संभव है। वेन युआन की आंखें चमक उठी। एक पल सोचने के बाद उसने जियोफेंग से अपने लिए कागज और कलम लाने को कहा और जो नुस्खा उसके मन में था उसे लिख दिया। फिर उसने सम्मानपूर्वक दोनों हाथों से लिन चेन को नुस्खा सौंपा। ये वह नुस्खा है जो मैंने लिखा है, कृपया इसकी जांच करें मिस्टर लिन। इस अध्याय का अंत। अध्याय 5, क्या आप मेरे साथ वास्तविक जीवन का रिश्ता बनाना चाहते हैं? अध्याय 5, क्या आप मेरे साथ इसे वास्तविक जीवन का रिश्ता बनाना चाहते हैं? लिन चेन ने प्रिस्क्रिप्शन लिया, उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराया, मेरा प्रिस्क्रिप्शन आपके जैसा ही है, सिवाय इसके कि मैंने 15 ग्राम लिटसी क्यूबेबा मिलाया है। लिट्सिया क्यूबेबा। वेन युआन अपने आप में बड़बड़ाया, सोच में खो गया, उसकी आंखें कुछ हद तक केंद्रित नहीं थी। गू जियानजुन के ठीक होने के लिए नुस्खा महत्वपूर्ण था, इसलिए गू हुंताओ और अन्य लोगों ने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की और चुप रहे, हालांकि उनकी अभिव्यक्तियां लगातार अजीब होती गईं। वेन युआन वास्तव में लिन चेन से नुस्खे के लिए पूछ रहा था। क्या लिन चेन का चिकित्सा कौशल वेन युआन से भी बेहतर है? गू यूएक्सी ने लिन चेन को उज्ज्वल आंखों से देखा, जैसे उसने एक नया महाद्वीप खोज लिया हो। मैं किस प्रकार का देवता उठाकर घर ले आया? दूसरी ओर जैसे जैसे वेन युआन विचार कर रहा था, उसकी अभिव्यक्ति बढ़ती जा रही थी, उसकी आंखें और अधिक चमकीली होती जा रही थी, अंततः उसने अपनी ही जांघ पर थप्पड़ मार दिया। तो यह ऐसा ही है, लिट्सिया क्यूबेबा मिलाने से अन्य जड़ी बूटियों के साथ एक अद्भुत प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, जिससे इस दवा की शक्ति कम से कम 30% बढ़ जाती है। अद्भुत, बिल्कुल आश्चर्यजनक। वेन युआन को होश आया और उसने लिन चेन की ओर सम्मान भरी नजरों से देखा। श्री लिन के चिकित्सा कौशल शानदार हैं और मुझे ये स्वीकार करने में शर्म आती है कि मैं उनके जितना अच्छा नहीं हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे आपकी संपर्क जानकारी मिल सकती है ताकि मैं किसी और दिन व्यक्तिगत रूप से आपका आभार व्यक्त कर सकूं और आपसे कुछ सलाह भी मांग सकूं। लिन चेन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, आप एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, आप मुझसे सलाह क्यों मांग रहे हैं? वेन युआन की अभिव्यक्ति शांत और ईमानदार थी, चिकित्सा कौशल की कोई सीमा नहीं है, जिन्होंने इसमें महारत हासिल कर ली है वे मेरे शिक्षक हो सकते हैं। यह देखकर कि वेन युआन ईमानदार और स्पष्ट रूप से दिल से बोल रहा था, लिन चेन ने अपना फोन निकाला और वेन युआन के साथ संपर्क जानकारी का आदान प्रदान किया। मिस्टर लिन, मैं अभी जाऊंगा और बाद में आपसे संपर्क करूंगा। अच्छा है। वेन युआन मुड़ा और चला गया और जियोफेंग ने शर्मिंदा भाव के साथ उसका पीछा किया और जाने से पहले एक वाक्य पीछे छोड़ दिया, मैं उस बूढ़े व्यक्ति की बीमारी में मदद करने में असमर्थ हूं, कृपया श्री लिन जैसा कहें वैसा करें। घर के अंदर गू परिवार की नजर लिन चेन पर पड़ी और माहौल अजीब हो गया। गू यूएक्सी बोलने वाले पहले व्यक्ति थे, लिन चेन, आपने अभी कहा कि मेरे दादाजी की बीमारी ठीक हो सकती है। लिन चेन ने एक पेन उठाया, वेन युआन द्वारा अभी लिखे गए नुस्खे में लिट्सिया क्यूबेबा जोड़ा और गू यूएक्सी को नुस्खा सौंप दिया, 3 कटोरे पानी को 1 कटोरे में उबालें, 1 महीने के लिए दिन में 3 बार एक खुराक लें एक्यूपंक्चर के साथ। लिन चेन को अचानक एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक नकली प्रेमी था। 2 घंटों में उसका गू परिवार से कोई संबंध नहीं रह जाएगा, तो एक्यूपंक्चर का क्या मतलब था? लेकिन पहले ही इतना सब कहने के बाद लिन चेन के पास अपने दांत पीसने और जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक्यूपंक्चर के साथ संयुक्त होने पर प्रभाव और भी बेहतर होता है।
बेशक एक्यूपंक्चर के बिना भी यदि आप दवा लेना जारी रखते हैं तो लक्षणों में भी काफी सुधार होगा और बीमारी दोबारा नहीं होनी चाहिए जैसी आज हुई। गू परिवार बहुत खुश था। अभी उपस्थित चिकित्सक जियो फैंग ने कहा कि वह कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन पलक झपकते ही मामला सुलझ गया। यदि ये दोबारा नहीं होता है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यह लगभग ठीक हो गया है? हालांकि लिन चेन के पास मेडिकल लाइसेंस भी नहीं है, फिर भी वेन युआन भी सम्मानपूर्वक उनसे सलाह लेते हैं, तो उनके शब्द गिने चुने और मान्य होने चाहिए, है ना? लेकिन एक्यूपंक्चर के साथ संयोजन में गू यूएक्सी ने चुपके से भौहें सिकोड़ ली। यहां तक कि वेन युआन को भी नहीं पता था कि एक्यूपंक्चर कैसे किया जाता है। अन्य डॉक्टरों की तो बात ही छोड़ दें। अगर मैं 1 महीने के लिए दवा और एक्यूपंक्चर लेती हूं तो क्या इसका मतलब यह है कि मुझे आज के बाद भी उसकी प्रेमिका होने का नाटक जारी रखना होगा? समाप्त नहीं। उस सारे हंगामे के बाद गू जियान जो लगभग मर चुका था और कमजोर होकर लेट गया था। गू यूएक्सी की मां बाई कियान उसकी देखभाल करने के लिए कमरे में रही, जबकि अन्य लोग वार्ड से बाहर चले गए। गलियारे में गू हुंगताओ ने लिन चेन को देखा। लिन चेन, क्या जियाओक्सी के दादा की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है? लिन चेन ने सिर हिलाया। दवा के साथ एक्यूपंक्चर ठीक रहेगा। गू यूएक्सी ने लिन चेन की ओर देखा। उसकी नजर पड़ने में नहीं आ रही थी। कमीने, तुम जानबूझकर तो ऐसा नहीं कर रहे थे। एक्यूपंक्चर को बहाना बनाकर क्या आप इसे मेरे साथ वास्तविक संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आप पर सपना। लिन चेन ने गू यूएक्सी की नजर पर ध्यान दिया और मुस्कुराते हुए कहा, एक्यूपंक्चर के बिना ये ठीक है। बस दवा की अवधि 1 महीने बढ़ा दें और इसके बाद ये दोबारा नहीं होना चाहिए। मैं काम और चीजों में व्यस्त हूं, इसलिए समय मेरे लिए सही नहीं हो सकता है। गू यूएक्सी ने राहत की सांस ली। आप ये जानने में चतुर हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है। क्या आपको लगता है कि मैं आपके लिए काफी अच्छा हूं? टॉट खाना चाहता है। फक करना। गू हुंगताओ ने एक पल के लिए सोचा, फिर अपनी जेब से एक बैंक कार्ड निकाला और लिन चेन को दे दिया। आपने आज जियाओक्सी के दादाजी को बचा लिया और हमारा पूरा परिवार आपका बहुत आभारी है। बूढ़े व्यक्ति को दोबारा इस तरह से पीड़ित होने से रोकने के लिए कृपया इस अवधि के दौरान उसकी अच्छी देखभाल करें और उसके उपचार का प्रभाव लें। एक्यूपंक्चर की उपेक्षा न करें। यह सबसे अच्छा होगा यदि वह बिना किसी समस्या के पूरी तरह से ठीक हो जाए। यहाँ 500,000 युआन है। कृपया इसे हमारे द्वारा बर्बाद किए गए समय के मुआवजे के रूप में स्वीकार करें। आधा मिलियन। एक धनी परिवार। लिन चेन ने आगे बढ़ने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि उसके बगल में गू यूएक्सी को देखा। गू यूएक्सी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसे अपने पिता से ऐसा करने की उम्मीद नहीं थी। उसे 500,000 की परवाह नहीं थी, लेकिन उसके पिता के ऐसा करने से क्या उसे और लिन चेन को दिखावा जारी नहीं रखना पड़ेगा? गू यूएक्सी ने असंतोष से कहा, पिताजी। गू हुंगताओ ने गू यूएक्सी की असंतुष्ट चिल्लाहट को गलत समझा, ये सोचकर कि उसे लगा कि लिन चेन उसका प्रेमी था और वो उसके दादा के इलाज में मदद कर रहा था, इसलिए उसे पैसे देने में इतना औपचारिक नहीं होना चाहिए। उसने भौहें सिकोड़ ली और अधिक मजबूती से बैंक कार्ड लिन चेन के हाथ में थमा दिया। पासवर्ड 68 है। जियाओक्सी, मैं जानता हूं कि आप और लिन चेन प्रेमी हैं, लेकिन आपका रिश्ता एक बात है और लिन चेन द्वारा आपके दादाजी को बचाना दूसरी बात है। मैं दोनों को भ्रमित नहीं करना चाहता। नहीं, मैं चाहता हूं कि यह मामला आपके रिश्ते के भविष्य को प्रभावित करे। लिन चेन की आंखों में एक अजीब सी मुस्कान चमक उठी। गू हुंगताओ ने उसे हेय दृष्टि से देखा क्योंकि उसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी और वह सिर्फ एक गरीब लड़का था, इसलिए उसने उसकी ओर देखा भी नहीं। बूढ़े आदमी को बचाने के बाद उसने एहसान चुकाने के लिए पैसे का उपयोग करना चुना, ताकि जब वह प्रेमियों को तोड़ दे तब भी एहसान बना रहे और उससे निपटना मुश्किल हो। अब जब मुझे पैसे मिल गए हैं तो यह मामला अब विलंबित या ऋणग्रस्त नहीं है और मैं किसी भी एहसान में शामिल नहीं होऊंगा या मुझे धोखा देने का आरोप नहीं लगाया जाएगा। चूंकि अंकल ऐसा कहते हैं तो मैं मान लूंगा। लिन चेन ने बैंक कार्ड स्वीकार किया। गू यूएक्सी पर नजर डाली जो उसके बगल में मुंह बना रहा था और मुस्कुराते हुए कहा, जब यूएयू और मैं भविष्य में एक साथ होंगे तो हमें अपना खुद का घर खरीदना चाहिए। मैं अभी यह पैसा बचाऊंगा। इस अध्याय का अंत। अध्याय 6 खूबसूरत महिला, क्या तुम मुझसे चिपकने की कोशिश कर रही हो? अध्याय 6 खूबसूरत महिला, क्या तुम मुझसे चिपकने की कोशिश कर रही हो? गू यूएक्सी का चेहरा लाल हो गया और उसने लिन चेन की ओर घूर कर देखा। चुप रहो। गू हुंगताओ की अभिव्यक्ति और भी ठंडी हो गई। उस सवाल को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने सीधे पूछा, हम दवा लेना जारी रखेंगे। हमें कितनी बार एक्यूपंक्चर कराना चाहिए? हर 3 दिन में एक बार पर्याप्त है और उसके बाद आवृत्ति कम की जा सकती है। गू हुंगताओ ने सिर हिलाया। ठीक है, जियाओक्सी आपसे 3 दिनों में संपर्क करेगा। गू हुंगताओ के शब्द छोड़ने का एक स्पष्ट संदेश थे और लिन चेन तुरंत सहमत हो गए। ठीक है, फिर मैं पहले अपनी छुट्टी लूंगा। गू यूएक्सी ने पलकें झपकाई। पिताजी, मैं उसे विदा करूंगा। अच्छा है। गू यूएक्सी और लिन चेन ने आंतरिक रोगी विभाग छोड़ दिया। गू यूएक्सी रुका, लिन चेन को घूर कर देखा और उग्रता से पूछा, क्या तुमने जानबूझकर ऐसा किया? लिन चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, एक्यूपंक्चर। गू यूएक्सी ने चिल्लाते हुए कहा, मैं आभारी हूं कि आपने मेरे दादाजी को बचाया, लेकिन मेरे बारे में कोई विचार मत लाओ। मैं तुम्हें नहीं चाहता। गू यूएक्सी ने स्पष्ट रूप से बात की, लेकिन लिन चेन नाराज नहीं थे। इसके बजाय उसे लड़की काफी दिलचस्प लगी। उसके बारे में थोड़ा घमंडी और बिगड़ेल स्वभाव का है, लेकिन वह सीधी सादी भी है और परेशान करने वाली नहीं है। लिन चेन ने बैंक कार्ड गू यूएक्सी को सौंप दिया। एक्यूपंक्चर तेजी से ठीक होता है और अधिक प्रभावी है, लेकिन अगर आप एक्यूपंक्चर नहीं करवाते हैं तो कोई बात नहीं। या आप पैसे वापस ले सकते हैं, कोई बहाना बना सकते हैं और फिर मैं गायब हो जाऊंगा। क्या ये ठीक है? गू यूएक्सी ने आश्चर्यचकित होकर कहा, 5 लाख। क्या आप वह खर्च करने को तैयार हैं? लिन चेन ने हंसते हुए कहा, क्या मैंने पहले ही आपसे 50,000 नहीं कमा लिए हैं? इलाज को एक मानात सेवा समझे। गू यूएक्सी एक पल के लिए झिझकी, फिर कार्ड के बजाय अपना फोन निकाला। पैसे ले लो, बस मेरे दादाजी का इलाज कराने पर ध्यान केंद्रित करो। यहाँ मेरी संपर्क जानकारी है। अच्छा है। एक दूसरे की संपर्क जानकारी जोड़ने के बाद लिन चेन ने चारों ओर देखा और अपना हाथ लहराया। ठीक है, मैं आपसे बाद में संपर्क करूंगा। मैं बाथरूम जा रहा हूँ, मैं इसे काफी समय से पकड़ कर रख रहा हूँ। आलसी बैल और आलसी घोड़े बहुत अधिक मलमूत्र उत्पन्न करते हैं। गू यूएक्सी ने नाक भान सिकोड़ ली और वापस ऊपर जाने ही वाला था कि अचानक फोन बज उठा। सिस्टर जियाक्स्यू, ओह, मैं आपको अपना स्थान भेजना भूल गया। पार्किंग स्थल, मैं नीचे रोगी वार्ड में हूँ। मैं आपका इंतजार करूंगा। ठीक है। जल्द ही एक लंबी और खूबसूरत महिला पार्किंग स्थल की ओर से चली आई। उसने नीले रंग की बिना कॉलर वाली छोटी बाजू की सूट स्कर्ट और काली ऊंची एड़ी पहनी थी। उसके नैन नक्श नाजुक थे और वह लगभग 70-80% गू यूएक्सी जैसी दिखती थी। उसकी आंखें ठंडी और अलग थलग थीं और उसका व्यवहार बहुत शांत और अलग थलग था। गू यूएक्सी ने आगे बढ़कर खूबसूरत महिला का हाथ पकड़ लिया और उसकी ओर देखते हुए कहा, बहुत सुंदर। आप एक बिजनेस सूट को भी देवी की तरह बना सकते हैं। खूबसूरत महिला हल्की सी मुस्कुराई, आप मेरी तारीफ क्यों कर रहे हैं? क्या हम लगभग एक जैसे नहीं दिखते? लोग कहते हैं कि हम जुड़वा हैं। गू यूएक्सी ने हंसते हुए कहा, हम एक जैसे दिखते हैं, लेकिन मेरा स्वभाव आपसे कहीं ज्यादा खराब है। एक खूबसूरत महिला आगे बढ़ी, दादाजी कैसे हैं? गू यूएक्सी ने तुरंत महिला को पकड़ लिया। दादाजी अब ठीक है, चिंता मत करो। मैं आपको पहले बता दूं, मैंने आज एक नकली प्रेमी को काम पर रखा है। हे। गू यूएक्सी ने महिला को एक तरफ खींच लिया और थोड़ी देर बात की और महिला हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। आप वास्तव में मूर्ख हैं, लेकिन भाग्य के कुछ मोड़ से आपने एक अच्छा काम किया है, अन्यथा दादाजी गू की बीमारी का इलाज करना इतना आसान नहीं होता। गू यूएक्सी महिला के साथ हाथ में हाथ डाले छात्रावास की इमारत की ओर चला और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं हमेशा बहुत भाग्यशाली रहा हूं।
उसी समय लिन चेन दूसरी तरफ से टॉयलेट से बाहर चला गया। उसने अपना सिर घुमाया और दृश्य पर नजर डाली। ठीक उसी समय उसने गु यूएक्सी को एक महिला के साथ हाथ में हाथ डाले आंतरिक रोगी विभाग में प्रवेश करते हुए देखा। वाह, वह महिला सचमुच लंबी है और उसके पैर बहुत लंबे हैं। क्या वास्तव में खूबसूरत महिलाएं सभी समूहों में हैं? लिन चेन ने मानसिक रूप से शिकायत की, पलटी और अस्पताल छोड़ दिया। उसने नेविगेशन की जांच की और पाया कि वहां एक सीधा बस मार्ग था, इसलिए वह बस स्टॉप की ओर चला गया। वैसे भी कोई जल्दी नहीं है, इसलिए कुछ न करने से थोड़ी बचत करना बेहतर है। बस में एयर कंडीशनिंग भी है। बस धीरे-धीरे उस पते तक पहुंची जो ड्राइवर ने हमें दिया था, जो कि मेरी मंगेतर के अपार्टमेंट परिसर का पता था। नंबर 69 लॉन्गटिन रोड, रेन स्टूडियो को सुनना। लिन चेन को आवासीय क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर एक सुरक्षा गार्ड ने रोक दिया था। यह एक उच्च स्तरीय विला समुदाय है, बिना अनुमति के प्रवेश सख्त वर्जित है। लिन चेन नाराज नहीं थे। उसने अपना फोन निकाला और वह नंबर डायल किया जो उसके मालिक ने छोड़ा था। कॉल चली, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। लिन चेन हक्का बक्का रह गया। क्या करें? एक पल के लिए झिझकने के बाद लिन चेन ने इंतजार करने का फैसला किया, क्योंकि वह पहले से ही यहाँ था। लिन चेन ने उस फोन नंबर पर एक टेक्स्ट संदेश भेजा। नमस्कार, मैं लिन चेन हूँ। मैं अपने स्वामी के आदेश पर मिलने आया हूँ और समुदाय के द्वार पर इंतजार कर रहा हूँ। संदेश भेजने के बाद लिन चेन अपनी छवि की परवाह किए बिना गेट के बगल वाली सीढ़ियों पर बैठ गया और सिगरेट सुलगा ली। उसने अभी आधी सिगरेट ही पी थी, तभी एक सफेद BMW X7 सड़क पर फिसलकर लिन चेन के सामने रुक गई और बैरियर के उठने का इंतजार करने लगी। ड्राइवर नीले रंग की बिना कॉलर वाली छोटी बाजू का ब्लेजर और नाजुक नैन नक्श वाली एक खूबसूरत महिला थी। उसकी नजर लिन चेन पर पड़ी, जो उसके बगल में बैठकर धूम्रपान कर रही थी, एक ठंडे भाव के साथ। गु यूएक्सी। लिन चेन की आंखें चौड़ी हो गईं और वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया और आश्चर्य से बोला, बिल्कुल नहीं। तुम मेरा पीछा कर रहे थे। क्या तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? क्या अब तुम मुझसे चिपके रहोगे? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? खूबसूरत महिला ने थोड़ी सी भौहें सिकोड़ ली। उसकी निगाहें भ्रम और चिंता के मिश्रण के साथ लिन चेन पर टिक गई। मुझे न जानने का नाटक कर रहे हो, ये बहुत दूर जा रहा है। लिन चेन ने उस परिचित चेहरे को देखा। 2 कदम करीब आए, नीचे झुके और आगे की ओर झुके। अपनी आवाज को थोड़ा कम करते हुए उन्होंने कहा, ईमानदारी से कहूं तो भले ही मैंने आपकी छाती पहले देखी हो। इस अध्याय का अंत। अध्याय 7 दुष्ट। अध्याय 7 दुष्ट। वह अनजाने में था और ये तुम्हें बचाने के लिए था, है ना? तुम आभारी भी नहीं हो और अब तुम मुझसे चिपक रहे हो। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, मेरी एक मंगेतर है। दुष्ट। इससे पहले कि लिन चेन अपनी बात खत्म कर पाती, खूबसूरत महिला की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उसने ठंडे स्वर में 2 शब्द बोले, फिर गैस पर कदम रखा और कार लिन चेन से आगे निकल गई और ऊंची रेलिंग से टकराकर आवासीय क्षेत्र में जा घुसी। लिन चेन स्तब्ध रह गया। एक गुंडा। उसने मुझे गुंडा कहा। सफेद BMW X7 के पिछले हिस्से को देखकर लिन चेन को अचानक कुछ एहसास हुआ। गु यूएक्सी पॉश मैकान चलाती है, जबकि यह महिला BMW X7 चलाती है। गु यूएक्सी स्लिप ड्रेस पहनती है, जबकि यह महिला बिजनेस सूट पहनती है। गु यूएक्सी विलक्षण और चतुर है, घमंडी है फिर भी ठंडी नहीं है, जबकि यह महिला एक शक्तिशाली आभा दिखाती है। उसकी आंखें हिमशैल की तरह शांत और अलग हैं। गु यूएक्सी के बाल बरगंडी हैं, जबकि इस महिला के बाल काले हैं। हे भगवान, मैंने सचमुच तुम्हें कोई और समझ लिया। उसने एक बिल्कुल अजनबी को बताया कि उसने उसके स्तनों को देखा था। कोई भी महिला नाराज और परेशान होगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने उसे विकृत कहा। मैं सचमुच इसका हकदार हूँ, लेकिन यह महिला बिल्कुल गु यूएक्सी जैसी दिखती है। लिन चेन ने अभी-अभी गु यूएक्सी से नाता तोड़ लिया था जब उसने अचानक उसे अपने सामने फिर से प्रकट होते देखा और स्वाभाविक रूप से उसके दिमाग ने पहले इस पर विचार नहीं किया। ये भूल बहुत शर्मनाक है। लिन चेन को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई और उसके चेहरे पर कुछ अजीबता दिखाई दी। उसे यहाँ तक महसूस हुआ कि दूर-दूर तक मौजूद सुरक्षा गार्ड उसे हिकारत भरी नजरों से देख रहे थे। इसे भूल जाओ, मैं यहाँ से बाहर हूँ। बहुत शर्मनाक। जैसे ही लिन चेन भागने की तैयारी कर रहा था, उसका फोन बज उठा। ये वही नंबर था जिसे उसने पहले डायल किया था लेकिन चूक गया था। हेलो, क्या ये जियाओलिन है? ये चू बोसिन है। मैं अपने सब्जी के बगीचे की देखभाल कर रहा था और अपना फोन नहीं लाया। क्या आप अभी भी दरवाजे पर हैं? फोन का जवाब देने के बाद सुरक्षा गार्ड ने एक साधारण पहचान पंजीकरण किया और लिन चेन को अंदर जाने दिया, लेकिन उसकी निगाहें अजीब रहीं। लिन चेन ने आवासीय क्षेत्र में प्रवेश किया और विला बिल्डिंग 16 पाया। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि एक आकर्षक बूढ़ा व्यक्ति वहां खड़ा था, जो उसे देखकर गर्मजोशी से मुस्कुरा रहा था। जियाओलिन, ठीक है, जल्दी अंदर आओ, मैं सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। चू बेसेन ने लिन चेन को अंदर खींचते हुए जोर से और गर्मजोशी से बात की, जिससे लिन चेन की चिंता कुछ हद तक कम हो गई। ठीक है, एक धनी परिवार के अलगाव और अहंकार के बिना लिन चेन वास्तव में पलट गया होता और भाग गया होता। हेलो दादाजी चू। चू बाइसेन ने टोकते हुए कहा, मुझे दादाजी कहो। आप जियासुए से शादी करने वाले हैं, इसलिए अब से हम एक परिवार होंगे। इतना औपचारिक मत बनो। जियाओक्स्यू, क्या यह उसकी मंगेतर का उपनाम है? चू बेसेन ने लिन चेन की अभिव्यक्ति को देखा और आश्चर्यचकित रह गए। आप जियासुए का नाम नहीं जानते? क्या आपके गुरु ने आपको कुछ नहीं बताया? लिन चेन ने अजीब तरीके से उत्तर दिया, उन्होंने केवल एक फोन नंबर छोड़ा और कुछ और नहीं कहा। चू बाइसेन ने हंसते हुए डांटा, ये लड़का वास्तव में अविश्वसनीय है। जियासु मेरी पोती और आपकी मंगेतर है। उसका पूरा नाम चू जियाक्सु है। लिन चेन को पता नहीं था कि कैसे उत्तर दूं। आखिरकार वह अपने मालिक और चू बेसेन के बीच संबंध या इस सगाई की उत्पत्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। वह केवल सिर हिला सकता था और चुप रह सकता था। अंदर जाने के बाद चू बोसेन ने नौकरों से लिन चेन के लिए चाय बनाई और फिर वे बातें करने लगे। चू बेसेन लिन चेन को बहुत अच्छी तरह से जानता था और उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि उसे डगलेट के साथ लिन चेन की भागीदारी के बारे में भी पता था। वह लिन चेन के प्रति बहुत उत्साहित था, उसे ऐसे देख रहा था मानो वह उसका अपना पोता हो, बड़े स्नेह से। लिन चेन को असहाय महसूस हुआ। सिंखोल के इस मास्टर ने अपनी सारी जानकारी बेच दी थी, लेकिन उसने चू परिवार के बारे में एक भी बात नहीं बताई थी, जिससे वह बहुत निष्क्रिय स्थिति में था। जब हम बातें कर रहे थे, सीढ़ियों के नीचे कदमों की आहट सुनाई दी। चू बाइसेन ने पलटकर मुस्कुराते हुए कहा, जियासु यहाँ आओ। आओ और लिन चेन से मिलो। लिन चेन ने अवचेतन रूप से अपने सिर का पीछा किया और फिर चू जियाक्सु को एक ढीली टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने सीढ़ियों पर खड़ा देखा। उनकी नजरें मिली। उसकी है, ये वह खूबसूरत महिला निकली जो बिल्कुल गु यूएक्सी की तरह दिखती थी, जिससे मैं अभी आवासीय क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर मिला था। वह वास्तव में उसकी मंगेतर चू जियाक्सु थी। कैसा संयोग है। व्यक्तिगत रूप से मिलने से पहले ही वे एक दूसरे पर बेहद नकारात्मक प्रभाव छोड़ चुके हैं। उसी समय चू जियाक्सु ने भी लिन चेन को स्पष्ट रूप से देखा और अवचेतन रूप से कहा, ये तुम हो। लिन चेन बेहद शर्मिंदा था, लेकिन वह केवल अपनी शर्मिंदगी को दबा सका और उसका अभिवादन कर सका, मिस चू, नमस्ते। चू जियाक्सु की आंखें शीतलता और घृणा से चमक उठी। वह खर्राटे लेती हुई ऊपर जाने के लिए मुड़ी। चू बोसेन आश्चर्यचकित और भ्रमित दिखे। उसने लिन चेन की ओर देखा और पूछा, जियोलिन, क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? लिन चेन ने अजीब तरीके से उत्तर दिया, हम अभी आवासीय क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर एक दूसरे से टकराए और एक गलतफहमी हुई। मैंने मिस चू को नाराज कर दिया। चू बोसेन को अचानक एहसास हुआ, कोई गलतफहमी हो गई है। आइए इसे स्पष्ट रूप से समझाएं। हम सभी युवा हैं, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। लिन चेन ने एक पल के लिए सोचा और कहा, अगर मैं मिस चू से माफी मांगूं तो कैसा रहेगा? लिन चेन अपनी गलती के लिए माफी मांगने को तैयार था, क्योंकि गलतफहमी उसके अपने कार्यों से उत्पन्न हुई थी। चू बोसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ी देर के लिए बैठिए।
मैं ऊपर जाऊंगा और देखूंगा। युवा लोग गर्म स्वभाव के होते हैं, लेकिन सलाह के कुछ शब्द काम आएंगे। चू बोसेन ऊपर चला गया और लिन चेन अजीब महसूस करते हुए सोफे पर बैठ गया। उसने शुरू से ही ऐसी गड़बड़ी पैदा की, चू जियाक्सियो के दिल में उसका प्रभाव अब नकारात्मक होना चाहिए और सगाई शायद टूटने वाली है। लिन चेन के बेतुके अनुमानों के बीच चू बोसेन और चू जियाक्सियो फिर से एक साथ नीचे गए। जब वे पहली बार मिले थे, तब चू जियाक्सियो अपने उदासीन व्यवहार पर वापस लौट आई थी। चू बाइसेन के पास बैठी थी और एक शब्द भी बोले बिना या लिन चेन पर नजर डाले बिना उसकी बातें सुन रही थी। चू बाइसेन ने क्षमा मांगते हुए कहा, जियासु हमेशा स्वतंत्र और अलग रही है, कृपया उसके साथ रहें, जियाओलिन। लिन चेन ने तुरंत अपना हाथ लहराया, नहीं नहीं नहीं, यह मूल रूप से मेरी गलती थी, मिस चू। मैं पहले बहुत असभ्य था, मुझे वास्तव में खेद है। चू जियाक्सियो बोलने को तैयार नहीं थी, लेकिन चू बोसेन की नजरों के नीचे वह केवल एक ठंडा हम ही दे सकी, जैसे कि लिन चेन की माफी स्वीकार कर रही हो। चू बाइसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छा है कि गलतफहमी दूर हो गई है, जियोलिन। आपके गुरु और मैंने बहुत पहले ही आपकी शादी तय कर दी थी। जियोजू कई सालों से आपका इंतजार कर रही थी। अब जब आप अंततः सैन्य सेवा से लौट आए हैं और आप दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो अब और समय बर्बाद न करें। जाओ और कल अपना विवाह प्रमाण पत्र ले आओ। इस अध्याय का अंत। अध्याय 8 क्या आप अभी भी मुझसे संतुष्ट नहीं है? अध्याय 8 तुम अभी मुझसे संतुष्ट नहीं हो, प्रमाण पत्र प्राप्त करें। लिन चेन की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, उसकी निगाहें अविश्वास से भर गईं। मैं यहाँ केवल 1 घंटे से भी कम समय के लिए आया हूँ और हमें पहले से ही अपना विवाह प्रमाण पत्र मिल रहा है। यह बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण है। भले ही यह बड़ों द्वारा तय की गई मंगेतर हो, क्या हमें अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए और उचित प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना चाहिए? लिन चेन ने अवचेतन रूप से चू जियाक्सु पर नजर डाली, मन ही मन सोचा कि चू जियाक्सु की उसके बारे में बहुत बुरी धारणा है और वह निश्चित रूप से आपत्ति करेगी। लिन चेन को आश्चर्य हुआ, हालांकि चू जियाक्सु के होंठ स्पष्ट रूप से हिल रहे थे, जो स्पष्ट रूप से उसके असंतोष को दिखा रहा था। उसने कोई आपत्ति नहीं जताई। इसका मतलब है सहमति। जियाओलिन, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? चू बोसेन के सवाल ने लिन चेन को वापस होश में ला दिया और उसने अजीब सी हंसी उड़ाई, मिस चू और मैं आज ही मिले, क्या ये कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी नहीं है? चू बोसेन ने लापरवाही से कहा, जल्दी क्या है? आप सेना में गए और 5 साल तक रहे। जियासुए ने उन 5 वर्षों तक आपका इंतजार किया। अब आप दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, इसलिए अब और समय बर्बाद न करें। भावनाओं को धीरे धीरे विकसित किया जा सकता है। आप एक अच्छे बच्चे हैं और मुझे नहीं लगता कि आप जियासु को दुखी करेंगे। 5 साल बीत गए। लिन चेन बोलने ही वाली थी कि चू जियाक्सु ने अचानक कहा, दादाजी, मैं लिन चेन से अकेले में बात करना चाहता हूँ। चू बाइसेन एक पल के लिए रुके, फिर हंसे और कहा, ये सही है, आप युवाओं को अच्छी बातचीत करने की जरूरत है, लेकिन जियाक्सु। चू बोसेन ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, उसने बस चू जियाक्सु को अपनी आंखों में एक अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। चू जियाक्सु ने शांति से सिर हिलाया, दादाजी, चिंता मत करो, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था, मैं कुछ भी लापरवाही नहीं करूंगा। चू बोसेन ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम दोनों जाओ और बातचीत करो। चू जियाक्सु ने लिन चेन की ओर देखा और कहा, चलो टहलने चलते हैं। लिन चेन भी चू जियाक्सु से बात करना चाहता था, इसलिए वह तुरंत सहमत हो गया, ठीक है। दोनों बाहर निकले और रास्ते पर चलते रहे जब तक कि वे एक कृत्रिम झील तक नहीं पहुंच गए। चू जियाक्सु रुका, घूमा और लिन चेन को ठंडी नजर से देखा। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। लिन चेन एक पल के लिए रुके, फिर स्वाभाविक रूप से सिर हिलाया, मुझे पता है। शायद ये लिन चेन की शांत प्रतिक्रिया थी जिसने चू जियाक्सु की शत्रुता को कम कर दिया। उसका स्वर थोड़ा नर्म हुआ, क्या आप इसे स्वीकार कर सकते हैं? लिन चेन ने अपने हाथ फैलाए, उनकी मुस्कान शांत थी और उनकी अभिव्यक्ति स्पष्ट थी। कौन सी महिला नहीं चाहती कि उसका प्यार भावुक और प्रगाढ़ हो? भले ही यह भावुक और प्रगाढ़ न हो, कम से कम यह आपसी स्नेह होना चाहिए, न कि आप पर थोपी गई कोई बात। एक जबरदस्ती का रिश्ता आपकी प्यास बुझा सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि मीठा हो। चू जियाक्सु के होंठ अनायास ही मुड़ गए, वह लिन चेन की आखिरी मजाकिया टिप्पणी से चकित थी। चू जियाक्सु ने एक पल के लिए सोचा, मुझे समझ में नहीं आता कि दादाजी इस बात पर क्यों जोर दे रहे हैं कि मैं तुमसे शादी करूं। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपने दादाजी को निराश नहीं करना चाहता। लिन चेन क्षण भर के लिए भ्रमित हो गई, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम चाहते हो कि मैं इस सगाई को अस्वीकार करने की पहल करूं? चू जियाक्सु ने अपना सिर हिलाया, नहीं। लिन चेन वास्तव में उलझन में था, इसलिए उसने स्पष्ट रूप से कहा, मिस चू, मैं स्वीकार करता हूं, आप बहुत सुंदर हैं, मेरी अपेक्षा से भी अधिक सुंदर। आपसे शादी करना निश्चित रूप से मेरे लिए एक बड़ी जीत होगी। लेकिन जब पत्नी ढूंढने की बात आती है, तो यह जरूरी नहीं कि किसी बेहद खूबसूरत व्यक्ति को ढूंढना हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम दोनों इच्छुक हैं और एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं, क्या आपको नहीं लगता? अब भ्रमित होने की बारी चू जियाक्सु की थी। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? क्या इस लहजे का मतलब है कि आप अभी भी मुझसे संतुष्ट नहीं है? लिन चेन ने आगे कहा, मिस चू को उसकी इच्छा के विरुद्ध मुझसे शादी करने के लिए मजबूर करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। चू परिवार में आने का मेरा उद्देश्य वास्तव में उस जेड पेंडेंट को पुनः प्राप्त करना है जो मेरे मालिक ने ओल्ड मास्टर चू को दिया था। चू जियाक्सु की आंखें चौड़ी हो गईं, एक जेड पेंडेंट? लिन चेन ने अस्थायी रूप से पूछा, हाँ, मेरे मालिक ने कहा कि यह एक सगाई का टोकन था। क्या मिस चू को इसके बारे में पता है? चू जियाक्सु ने सिर हिलाया, मुझे पता है, वह जेड पेंडेंट मेरे दादाजी ने मुझे दिया था। लिन चेन बहुत खुश हुई, मिस चू, चूंकि आप मुझसे शादी करने को तैयार नहीं है, तो कैसा रहेगा अगर आप मुझे वह जेड पेंडेंट दे दें और मैं इसे लेकर चला जाऊंगा? चू जियाक्सु स्तब्ध रह गया, फिर बेवजह शर्मिंदा और नाराज हो गया। उसके चेहरे पर खुशी का क्या मतलब है? क्या वह मुझसे शादी नहीं करना चाहता? आप बस उस जेड पेंडेंट को वापस पाना चाहते हैं। मुझे उसके प्रति बिल्कुल कोई आकर्षण नहीं है। चू जियाक्सु के गुस्से को देखकर लिन चेन ने तुरंत कहा, मुझे पता है कि जब मास्टर ने बुरे आदमी को जेड पेंडेंट दिया था, तो उसने आपके चू परिवार से कुछ पैसे लिए थे। यह एक एहसान है जिसका हम पर एहसान है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। बस एक कीमत बताएं और जब मैं पर्याप्त कमा लूंगा तो मैं तुम्हें वापस भुगतान कर दूंगा, ठीक है? धन। चू जियाक्सु को अचानक बेवजह गुस्सा आया, क्या मैं पैसे की वजह से नाराज हूँ? चू जियाक्सु ने चुपचाप अपने दांत पीस लिए और ठंडे स्वर में कहा, नहीं, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। इस अध्याय का अंत। अध्याय 9 क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूंगा? अध्याय 9 क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूंगा? मिस चू, क्या आपने यह नहीं कहा कि आप शादी नहीं करना चाहती और इससे भी अधिक आप मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी? लिन चेन काफी उलझन में थी। क्या उसने कुछ गलत समझा था या मैंने गलत सुना? चू जियाक्सु को शर्म और आक्रोश की अनुभूति हुई। आखिरकार उसके मन में उसके सामने वाला आदमी एक भद्दा बदमाश था जो महिलाओं के स्तनों को देखता था। वो उससे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अब उसे ही उससे शादी करने के लिए कहना पड़ रहा है। मेरे माता पिता जल्दी मर गए और मेरे दादाजी ने मुझे पाला। मैं अपने दादाजी को निराश नहीं करना चाहता और मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपसे शादी करूंगा। औपचारिकता में। लिन चेन आखिरकार समझ गई और चौड़ी आंखों से पूछा, तुम्हारा मतलब है एक नकली शादी? चू जियाक्सु ने थोड़ा सिर हिलाया, हाँ, ये सब केवल नाम के लिए है। लिन चेन ने सहजता से आपत्ति जताई, ऐसा नहीं होगा। मैं अभी भी शादी करना चाहता हूँ। एक बार यह प्रमाण पत्र जारी हो जाए तो मैं एक शादीशुदा आदमी बन जाऊंगा और फिर मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मिस चू, अपने संतान संबंधी कर्तव्यों को पूरा करना आपका व्यवसाय है, लेकिन मुझे आपके साथ यह नकली पति पत्नी का खेल खेलने का कोई दायित्व नहीं लगता है। चू जियाक्सु ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, क्या तुम्हें जेड पेंडेंट नहीं चाहिए? अब से 3 महीने बाद मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और तुम्हें जेड पेंडेंट दे दूंगा।
लिन चेन की आंखें तुरंत चमक उठी। 3 महीने, सही। लिन चेन ने फिर पूछा, यह अब मुफ्त है? चू जियाक्सियो ने दांत पीसते हुए कहा, पैसे की जरूरत नहीं। लिन चेन ने बुदबुदाते हुए कहा, 3 महीने कोई लंबा समय नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ इस पूरे नाटक के बाद मैं अचानक एक तलाकशुदा आदमी बन गया हूँ। अगर मैं भविष्य में किसी के साथ डेट करूं और वे पूछें तो वे सोच सकते हैं कि मैं एक बदमाश या किसी तरह का घरेलू दुर्व्यवहार करने वाला हूं। चू जियाक्सियो के हाथ अनजाने में मुट्ठियों में बंद हो गए थे और वह तेजी से क्रोधित हो रही थी। लिन चेन के चेहरे पर मुक्का मारना चाहती थी। तलाकशुदा आदमी? क्या मैं तलाकशुदा महिला नहीं हूँ? मैं एक पवित्र और सुंदर महिला हूँ और मुझे डर नहीं लगता, तो तुम एक बदमाश अपनी प्रतिष्ठा बर्बाद करने से किस बात से डर रहे हो? चू जियाक्सियो ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें 1 मिलियन अतिरिक्त दूंगा, क्या ये ठीक है? लिन चेन ने अपना हाथ लहराया, पैसे के बारे में भूल जाओ, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये 3 महीने क्यों है? चू जियाक्सियो की आंखों में उदासी की झलक दिखी, फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, 2 लोगों को एक दूसरे को जानने में 3 महीने का समय लगता है। तब हम दादाजी को बता सकते हैं कि हम असंगत हैं और हम दोनों के लिए एक साथ रहना मुश्किल है। उस समय दादाजी स्वाभाविक रूप से हमें तलाक लेने से नहीं रोकेंगे, आखिरकार हम पहले से ही शादीशुदा हैं और हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। समझ में आता है। यदि आपकी शादी नहीं हुई है, तो आपके पिता निश्चित रूप से कहेंगे, आपको कैसे पता कि यह काम नहीं करेगा यदि आपने कोशिश ही नहीं की है। यदि आपकी शादी को कुछ महीने हो गए हैं, आपने अपनी सगाई पूरी कर ली है और अपने वादे पूरे कर लिए हैं, फिर भी अगर आप एक दूसरे के साथ नहीं मिल पाते तो आप क्या कर सकते हैं? उस समय बूढ़े व्यक्ति के पास वास्तव में उन दोनों को एक साथ रहने के लिए मजबूर करने का कोई कारण नहीं था। लिन चेन ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा। 3 महीने कोई लंबा समय नहीं था। जब तक उसे जेड पेंडेंट मिल जाता है और उसकी पृष्ठभूमि के बारे में सुराग मिल जाता है, वह जा सकता है। लिन चेन ने ऊपर देखा, चूंकि हम एक नकली युगल हैं, आप घर पर युगल होने का दिखावा करने के अलावा मेरी अन्य गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। चू जियाक्सियो की आंखों में घृणा का भाव झलक उठा। अरे गंदे कमीने, तुम सच में अपना तरीका नहीं बदल सकते। तुम 3 महीने तक भी अपने आप को रोक नहीं सके। तुम बाहर जाकर अन्य महिलाओं के साथ मौज मस्ती करना चाहती हो, है ना? चू जियाक्सियो ने ठंडे स्वर में कहा, आपको बस दादाजी के सामने मेरा सहयोग करना होगा। मैं किसी और चीज में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। चाहे आप बार में जाएं या लड़कियों के साथ फ्लर्ट करें, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। बस दादाजी के सामने खुद को उजागर मत करो। लिन चेन ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्या ये कोई सौदा है? चू जियाक्सियो ने भी राहत की सांस ली और सिर हिलाते हुए कहा, मैं बाद में एक अनुबंध बनाऊंगा और आप तब इस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। लिन चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, एक अनुबंध? क्या आप डरते हैं कि मैं बाद में आपसे जबरन वसूली करने की कोशिश करूंगा? ठीक है, आप ऐसा करें, मैं इस पर हस्ताक्षर कर दूंगा। चू जियाक्सियो ने इनकार न करते हुए अपने होंठ भींच लिए। वह सचमुच चिंतित थी। सबसे पहले उसे चिंता थी कि लिन चेन 3 महीने के बाद उसे तलाक देने से इनकार कर देगी। दूसरा, उसे चिंता थी कि तलाक के दौरान लिन चेन अत्यधिक मांगे करेगा, जैसे बड़ी रकम, कंपनी के शेयर इत्यादि। आखिरकार चू जियाक्सियो के दिमाग में लिन चेन एक दुष्ट और बुरा आदमी था। ऐसा व्यक्ति क्या नहीं करेगा? वापस जाओ। लिन चेन ने चू जियाक्सियो की आंखों में घृणा और घबराहट देखी और असहाय महसूस किया। क्या चल रहा था? न केवल यह शादी एक दिखावा थी, बल्कि चू जियाक्सियो की नजर में वह पूरी तरह से एक बुरा इंसान भी बन गया था। गु युएक्सी के चेहरे के बारे में सोचते हुए, जो चू जियाक्सियो से काफी मिलता जुलता था, लिन चेन खुद को रोक नहीं सका, लेकिन पूछा, मिस चू? चू जियाक्सियो ने पलटकर कहा, आपसे आप मुझे दादाजी के सामने जियाक्सियो कह सकते हैं। लिन चेन ने सिर हिलाया। जब अभिनय की बात आती है तो आपको हर स्तर तक जाना पड़ता है। वे शादी करने वाले हैं और अगर वह उसे मिस चू कहकर बुलाता है, तो क्या ये बुरे आदमी को यह नहीं बता रहा है कि उनका रिश्ता अजनबियों की तरह है? ठीक है, जियाक्सियो। चू जियाक्सियो ने लिन चेन की ओर घूरकर देखा, मेरा मतलब है, आप मुझे केवल दादाजी के सामने ही ऐसा कह सकते हैं। लिन चेन ने अपने हाथ फैलाए। लोगों की आदतें होती हैं। आमतौर पर आप उसे मिस चू कहते हैं और इसकी आदत डालना बहुत आसान है। कभी-कभी आपको इसका एहसास नहीं होता है और आप गलती से बुरे आदमी के सामने उसे गलत तरीके से बुला सकते हैं। ये सिर्फ संबोधन का एक रूप है। यदि आप इसकी भी परवाह करते हैं तो आप इस कार्य को जारी नहीं रख सकते। क्या ये व्यक्ति स्थिति का लाभ उठा रहा है, अवसर का उपयोग करके विचारोत्तेजक टिप्पणी कर रहा है और एक बदमाश की तरह व्यवहार कर रहा है? चू जियाक्सियो ने कुछ सेकंड के लिए लिन चेन को देखा, लेकिन अंततः खंडन में कुछ नहीं कहा, क्योंकि लिन चेन ने जो कहा वह समझ में आया। यदि आप एक शादीशुदा जोड़ा होने का दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप एक दूसरे को संबोधित करने के तरीके को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? ठीक है, बुला तो सकते हो, लेकिन कोई गंदा ख्याल मत रखना। यिनोना, लिन चेन व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराई। क्या इस गलतफहमी का समाधान हो सका? क्या एक ठग को हमेशा दोष ढोते रहना पड़ता है? नहीं, मुझे खुद उससे पूछना होगा। जियाक्सु, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम्हारी कोई बड़ी या छोटी बहन है? इस अध्याय का अंत। अध्याय 10 कौन सा नवविवाहित जोड़ा अलग कमरे में सोता है? अध्याय 10 कौन सा नवविवाहित जोड़ा अलग कमरे में सोता है? बड़ी बहन या छोटी बहन? चू जियाक्सु की नजर अचानक ठंडी हो गई और उसके दिल में अवमानना तुरंत तेज हो गई। ये देखकर कि वह मुझसे शादी नहीं कर सकता, वह मेरी बहनों को बहकाने की कोशिश करने लगा। तुम्हारा हृदय सचमुच गंदा है। चू जियाक्सु ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, नहीं, मैं अपने माता-पिता की इकलौती बेटी हूँ। नहीं, गु युएक्सी और चू जियाक्सु बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, बिल्कुल जुड़वा बच्चों की तरह। क्या ऐसा हो सकता है कि गु युएक्सी चू जियाक्सु की लंबे समय से खोई हुई बहन है, जिसे खुद चू जियाक्सु भी नहीं जानता है? या क्या यह महज एक संयोग है कि वे एक जैसे दिखते हैं? लिन चेन को हैरानी हुई और उसने समझाया, जियाक्सु, मुझे लगता है कि तुमने मुझे गलत समझा है। आवासीय क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही क्योंकि मैं पहले एक महिला से मिला था। इससे पहले कि लिन चेन समझाना समाप्त कर सके, चू जियाक्सु ने अधीरता से उसे रोकते हुए कहा, लिन चेन, हमारा रिश्ता केवल 3 महीने का संविदात्मक विवाह है। 3 महीने के बाद तुम हो जाओगे और मैं हो जाऊंगा। मैं संभवतः तुम्हें पसंद नहीं कर सकता, तुमसे प्यार करना तो दूर की बात है। हमारी किस्मत में अजनबी होना ही लिखा है, इसलिए तुम्हें अन्य महिलाओं के साथ अपने मामलों के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे इसे सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं इसे सुनना नहीं चाहता हूँ। लिन चेन ने भौहें चढ़ा ली, अब वह कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहता था। ठीक है, अगर तुम चाहो तो दुष्ट बन जाओ। तुम स्वर्ग की स्त्री हो, मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ, जो चाहो सोचो। मुझे बस जेड पेंडेंट प्राप्त करने की आवश्यकता है। बस अपने आप को ऐसे व्यक्ति के रूप में सोचे जो यहाँ कर्ज चुकाने के लिए आया है। यह जेड पेंडेंट एक सगाई का उपहार था जिसे मास्टर चू ने व्यक्तिगत रूप से ओल्ड मास्टर चू को दिया था। उन्हें चू परिवार से बड़ी धनराशि भी मिली और उन पर कृतज्ञता का एक बड़ा ऋण बकाया था। इसलिए यदि वह जेड पेंडेंट वापस पाना चाहता है तो चू परिवार को इच्छुक होना चाहिए। लिन चेन किसी गुप्त तरीके का उपयोग नहीं कर सकते, भले ही उसे कुछ शिकायतें झेलनी पड़े, लेकिन ये सही है। अन्यथा क्या वह अत्यंत कृतघ्न नहीं होगा? यदि वह जेड पेंडेंट को जबरन प्राप्त करने के लिए किसी भी साधन का उपयोग करता है और चू परिवार की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तो उसका मालिक निश्चित रूप से उसके पैर तोड़ देगा। अच्छा है, चू जियाक्सु ने और कुछ नहीं कहा, घूम गया और घर चला गया। उसकी पीठ का दृश्य पतला था और क्योंकि उसने टी शर्ट और शॉर्ट्स पहना हुआ था, उसके लंबे सफेद पैर और भी लंबे लग रहे थे। चू जियाक्सु के पैरों को देखकर लिन चेन खुद से बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सका। गु युएक्सी ऐसी ही है, जिन महिलाओं के साथ गु युएक्सी अस्पताल में थी, वे भी ऐसी ही हैं और अब चू जियाक्सु भी ऐसी ही है। अक्सर टीएसके लंबी सफेद टांगों वाली बहुत सारी खूबसूरत महिलाएं हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनमें से किसी का भी मुझसे कोई लेना देना नहीं है।
घर में वापस चू बोसेन सोफे पर बैठ गया, उसकी आंखें दो पुरुषों के चेहरों को इस प्रत्याशा से देख रही थी, चेक कैसे हुई। चू जियाक्सु चू बाइसेन के बगल में बैठ गया, उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराया, ये ठीक है। चू बोसेन तुरंत बहुत खुश हुए, तो फिर कल विवाह प्रमाण पत्र मिलेगा। चू जियाक्सु ने तुरंत सिर हिलाया, ठीक है। चू बाइसेन ने लिन चेन को घूरकर देखा, छोटे लिन तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है क्या? लिन चेन ने हंसते हुए कहा, जियाजू बहुत सुंदर है, मुझे उससे शादी करके बहुत खुशी होगी। चू बाइसेन ने स्नेह से चू जियाक्सु की ओर देखा, जियासु के माता-पिता जल्दी मर गए और मैं बूढ़ा हो रहा हूं। मुझे नहीं पता कि मैं कब अपनी आंखें बंद करूंगा और फिर कभी नहीं उठूंगा। मुझे किसी और चीज की परवाह नहीं है, मुझे केवल एक चीज की चिंता है, वह है जियासु। अगर मैं भी चला गया तो उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। अब जब जियाओलिन उसकी देखभाल करने के लिए यहाँ है तो मैं आखिरकार निश्चिंत हो सकता हूँ और अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चू जियाक्सु की आंखें थोड़ी लाल हो गईं, दादाजी आप किस बकवास की बात कर रहे हैं? आप निश्चित रूप से 100 साल तक जीवित रहेंगे। चू बाइसेन ने हंसते हुए कहा, हाँ मैं अब भी तुम्हें शादी करते और बच्चे पैदा करते देखना चाहता हूँ। हाँ जियाओलिन मेरी केवल यही एक पोती है। तुम एक सक्षम व्यक्ति हो, इस बूढ़े व्यक्ति के पास कोई अन्य अनुरोध नहीं है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि भविष्य में चाहे हमें किसी भी तूफान का सामना करना पड़े, तुम जियासु की रक्षा करो। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी मृत्युशैया पर अपने अंतिम शब्द कह रहे हो। चूंकि वह साथ खेलने जा रहा था, लिन चेन स्वाभाविक रूप से मुस्कुराते हुए सहमत हुए। अब जब हम शादीशुदा हैं, जियाक्सु मेरी पत्नी है और मैं स्वाभाविक रूप से उसकी रक्षा करूंगा। चू बोसेन दिल से हंसे, अच्छा मुझे ये सुनकर राहत मिली। जियोलिन चलो रात के खाने में एक साथ अच्छा पे पीते हैं। अच्छा है। चू बोसेन को शायद अपने कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतरता हुआ महसूस हुआ। उस रात उसने ज्यादा शराब नहीं पी, लेकिन वह नशे में धुत हो गया। हालांकि ये स्पष्ट था कि वह वास्तव में खुश था, काफी संतुष्ट दिख रहा था। लिन चेन अतिथि कक्ष में सो रही थी और आराम करने ही वाली थी कि चू जियाक्सु ने दरवाजा खटखटाया और हाथ में 2 मुद्रित अनुबंध पकड़े हुए अंदर आए। इस पर हस्ताक्षर करें। लिन चेन ने अनुबंध लिया और उस पर संक्षेप में नजर डाली। दिन के दौरान दोनों के बीच मोटे तौर पर यही चर्चा हुई थी। लिन चेन ने कोई शब्द बर्बाद नहीं किया और सीधे एक प्रति पर अपना हस्ताक्षर किया और अपना फिंगरप्रिंट दबाया। चू जियाक्सु ने भौहें चढ़ा दी और लिन चेन को एक और प्रति दी, ये तुम्हारी है। लिन चेन ने इसे ले लिया और फिर लापरवाही से इसे फाड़ दिया। चू जियाक्सु की अभिव्यक्ति बदल गई, तुम क्या कर रहे हो? लिन चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, बस अपना हिस्सा रखो, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। चू जियाक्सु ने सोचा कि इसका कोई मतलब है। जो भी सवाल उठाता है उसे सबूत देना होगा। यदि लिन चेन शादी या पैसे से मुकरना चाहता है तो वह अनुबंध होने पर भी उसे प्रस्तुत नहीं करेगा, क्योंकि अनुबंध उसके लिए हानिकारक होगा। चू जियाक्सु ने ठंडी खर्राटे ली और जाने के लिए मुड़ी, लेकिन लिन चेन ने उसे पुकारा, जियाक्सु। चू जियाक्सु रुका और लिन चेन को घूरने लगा, उसका चेहरा ठंडा था और उसकी आंखें सावधान थी। लिन चेन ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको केवल ये याद दिलाना चाहता था कि कल हमारा विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद हम कानूनी रूप से विवाहित जुड़े होंगे। यदि आप मेरे साथ हर दिन ऐसा व्यवहार करेंगे तो मैं निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर सकता। इसके अलावा मुझे आज रात अतिथि कक्ष में सोने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारे विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद मैं अतिथि कक्ष में सो नहीं सकता, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? चू जियाक्सु की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। ओह ठीक है, वह इसके बारे में भूल गई थी। कौन सा नवविवाहित जोड़ा अलग कमरे में सोता है? क्या मुझे इस बदमाश के साथ 3 महीने तक एक ही कमरे में सोना पड़ेगा? इस अध्याय का अंत। अध्याय 11 भ्रमित। अध्याय 11 भ्रमित। दादाजी ये हमारा विवाह प्रमाण पत्र है। चू जियाक्सु ने 2 विवाह प्रमाण पत्र चू बाइसेन के हाथों में दिए और चू बाइसेन ने उन्हें बड़ी मुस्कान के साथ देखा। बहुत बढ़िया, अब जब आपको अपने प्रमाण पत्र मिल गए हैं तो आपको शादी का भोज आयोजित करने के लिए एक तारीख ढूंढनी होगी। चू जियाक्सु ने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी चलो भोज स्थगित कर दें। आखिरकार ये बहुत अचानक है। सबसे पहले लोगों के लिए हमारी आलोचना करना आसान है और दूसरा आपको एक दूसरे को जानने और संबंध बनाने के लिए हमें कुछ समय देने की जरूरत है ना? चू बाइसेन ने पलकें झपकाई, उसकी नजर लिन चेन पर पड़ी। लिन आपकी क्या राय है? लिन चेन ने हंसते हुए कहा, मैं जियाक्सु की राय से सहमत हूँ। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि मेरे मालिक कहाँ गए हैं। मेरे पास शादी में शामिल होने के लिए कोई बुजुर्ग भी नहीं है। चू बाइसेन ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि इसका मतलब समझ में आता है। चूंकि उन्होंने अपना विवाह प्रमाण पत्र पहले ही प्राप्त कर लिया था, विवाह भोज केवल एक औपचारिकता थी, दूसरों को दिखाने के लिए और उतना महत्वपूर्ण नहीं था। ठीक है, तो चलिए अभी ऐसा नहीं करते हैं, सही समय आने पर हम इस बारे में बात करेंगे। चू जियाक्सु ने राहत की सांस ली और लिन चेन की ओर देखा। यह आदमी दुष्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी वह काफी सहयोगी है। चू बोसेन ने विवाह प्रमाण पत्र नीचे रखा। जियोलिन, अब जब आप अपनी सैन्य सेवा से वापस आ गए हैं, तो भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? लिन चेन ने लापरवाही से उत्तर दिया, मैं पहले नौकरी ढूंढूंगा। चू बोसेन ने हंसते हुए कहा, हमारी अपनी कंपनी है, आपको बाहर जाकर नौकरी ढूंढने की आवश्यकता क्यों है? जियाक्सु कंपनी में जियोलिन के लिए एक वरिष्ठ प्रबंधन पद की व्यवस्था करें। चू जियाक्सु ने अपनी आंखें चौड़ी की, उसका चेहरा प्रतिरोध से भरा हुआ था। मैं घर पर पहले से ही उससे परेशान हूं और कंपनी को भी उससे निपटना होगा। क्या यह अविश्वसनीय रूप से निराशाजनक नहीं होगा? इसके अलावा क्या होगा यदि यह आदमी कंपनी में जाता है और बकवास करता है, जिससे उसकी अपनी प्रतिष्ठा बर्बाद होती है? वो उसका खंडन करने के लिए कुछ भी नहीं कह सकती थी, इसलिए उसने लिन चेन पर एक नजर डाली और उसे स्वयं ही मना करने की अनुमति दे दी। लिन चेन ने हंसते हुए कहा, दादाजी मैं पहले सिर्फ एक सैनिक था, मुझे कंपनी प्रबंधन के बारे में कुछ नहीं पता। आप चाहते हैं कि मैं एक वरिष्ठ कार्यकारी बनूं, ये शर्मनाक होगा और लोग मेरी पीठ पीछे मेरे बारे में बात करेंगे। चू जियाक्सु ने चिल्लाते हुए कहा, दादाजी आप कंपनी की स्थिति जानते हैं। वे लोग वास्तव में मेरे लिए परेशानी खड़ी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं बिना सोचे समझे लिन चेन को वरिष्ठ प्रबंधन पद पर पदोन्नत कर दूं, तो वे निश्चित रूप से मुझ पर हमला करने के बहाने के रूप में इसका इस्तेमाल करेंगे। चू बोसेन ने भौहें चढ़ाई, ये ठीक इसलिए है क्योंकि आप इतनी कठिन परिस्थिति में हैं कि मैं जियोलिन को आपके बोझ को साझा करने में मदद करने के बारे में सोच रहा था। कंपनी इतनी बड़ी है, ये सिर्फ एक व्यक्ति को कैसे समायोजित कर सकती है? सभी पदों के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता नहीं होती है। चलो अब इसके बारे में बात नहीं करते हैं, ये तय हो गया है। असहाय होकर लिन चेन ने चू जिया की ओर अपने हाथ फैलाए और कहा, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। चू जियाक्सु गुस्से में थी, लेकिन वह कोई आपत्ति नहीं कर सकी। रात के खाने के बाद बूढ़े व्यक्ति के व्यक्तिगत हस्तक्षेप के तहत लिन चेन मास्टर बेडरूम में चले गए। बूढ़े के जाने के बाद कमरे का माहौल अचानक अजीब हो गया। चू जियाक्सु बिस्तर के किनारे पर बैठी थी, उसकी मुट्ठियां हल्की सी भींच हुई थी, उसकी अभिव्यक्ति अस्वाभाविक थी। वह अपने पूरे जीवन में पहले कभी इस तरह किसी पुरुष के साथ अकेली नहीं रही थी। एक लंबी चुप्पी के बाद लिन चेन ने कहा, कमरा काफी विशाल है, मैं फर्श पर सो सकता हूँ। चू जियाक्सु ने लिन चेन को नजरअंदाज कर दिया, उठ गया, कोठरी खोली, रजाई निकाली, फर्श पर बिस्तर बनाया और उदासीनता से कहा, तुम बिस्तर पर सो जाओ, मैं फर्श पर सोऊंगा। चू जियाक्सु ने बोलना समाप्त करने के बाद वह फर्श पर लेट गई, अपनी तरफ मुड़ गई और लिन चेन को एक असीम सुंदर और मनोहर पीठ के दृश्य के साथ छोड़ दिया। लिन चेन ने भौहें उठाई और बिना कुछ बोले, ठीक है, फिर मैं स्नान कर लूंगा। क्या मैं मास्टर बाथरूम का उपयोग कर सकता हूँ? चू जियाक्सु कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर सहमति में गुनगुनाया। लिन चेन अपने कपड़े बदलने के लिए बाथरूम में गया, फिर अचानक रुक गया, उसकी आंखें थोड़ी अजीब लग रही थी। उसके सामने रैक पर एक काली लेस वाली ब्रा खुली हुई लटकी हुई थी। डिजाइन बहुत सुंदर है। लिन चेन 2 बार खांसी, जियाक्सु तुम्हारे कपड़े
चू जियाक्सियो बहुत असहज महसूस करते हुए फर्श पर लेट गई। शयन कक्ष हमेशा से उसका निजी स्थान था, लेकिन अब एक आदमी अचानक अंदर घुस आया था, उसके बिस्तर पर सो रहा था, उसके बाथरूम का उपयोग कर रहा था और संभवतः उसके बाथटब का भी। लिन चेन की आवाज ने चू जियाक्सियो को वापस होश में ला दिया। फिर उसे याद आया कि उसने घर पर कपड़े बदलने से पहले स्नान किया था और अपनी ब्रा रैक पर लटका दी थी। चू जियाक्सियो का चेहरा तुरंत लाल हो गया। वह जल्दी से उठी, बाथरूम में गई, अपनी ब्रा उठाई, दरवाजे पर खड़े लिन चेन की ओर देखा और कुछ कमजोर होकर कहा, ऐसा मत सोचो। चू जियाक्सियो ने सावधानी से अपनी ब्रा छिपा ली। जब वह वापस लेटी तो उसका चेहरा गर्म हो रहा था। इसी समय बाथरूम से पानी बहने की आवाज आ रही थी। हालांकि दरवाजे के माध्यम से आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन शांत कमरे में चू जियाक्सियो के लिए यह बिल्कुल स्पष्ट था। चू जियाक्सियो के विचार अब चेतन रूप से घूमने लगे, ये कल्पना करते हुए कि यह आदमी अपने बाथरूम में स्नान कर रहा था और जो अभी हुआ था उसके कारण वह गंदे विचार सोच रहा होगा और गंदी चीजें कर रहा होगा। चू जियाक्सियो का दिल पूरी तरह से उथल-पुथल में था। स्नान करने और अपने बाल सुखाने के बाद लिन चेन टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर बिस्तर पर लौट आया। चू जियाक्सियो को देखकर जो सोने का नाटक कर रहा था, वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। एक सामान्य महिला खुद बिस्तर पर सोना पसंद करती है और पुरुष को फर्श पर सोने देती है, लेकिन वह अपने लिए बिस्तर छोड़ने में संकोच नहीं करती। यह महिला ठंडी और अलग-थलग दिखती है, लेकिन वह समझदार है और उसका अपना गौरव है। ये गौरव उसके एक खूबसूरत महिला होने से नहीं, बल्कि उसके तर्कसंगत दिमाग से पैदा होता है। लिन चेन के बाल अभी भी गीले थे जब वह हेडबोर्ड के सामने झुककर अपना फोन चला रहा था। अचानक फर्श पर लेटे हुए चू जियाक्सियो ने धीरे से कहा, क्या आप कृपया बाथटब का उपयोग नहीं कर सकते? इस अध्याय का अंत। अध्याय 12 मैं संबंधों वाला व्यक्ति हूँ। अध्याय 12 मैं संपर्कों वाला व्यक्ति हूँ। लिन चेन अचंभित रह गया। क्या ये स्वर चर्चा का सुझाव दे रहा था? ठीक है, मैं अभी स्नान कर लूंगा। चू जियाक्सियो ने राहत की सांस ली। वह रोगाणु विरोधी नहीं थी, लेकिन उसके बाथटब में किसी दूसरे आदमी के लेटे होने का विचार उसे असहज महसूस कराता था। इससे भी अधिक, यह आदमी एक घृणित दुष्प्रतीत होता है। कौन जानता है कि वह बाथटब में पड़ा हुआ गंदे विचार सोच रहा होगा और गंदे काम कर रहा होगा। लिन चेन उसके आंतरिक विचारों से अनजान थी। एक पल सोचने के बाद उन्होंने कहा, चूंकि हमने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, इसलिए मैं इसका पालन करूंगा और इस सहयोग को पूरा करूंगा। आप यहाँ के स्वामी हैं और मैं आपकी इच्छाओं का सम्मान करूंगा और ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिसकी आप अनुमति नहीं देंगे। चू जियाक्सियो ने सिर हिलाया और कहा, दादाजी ने कहा था कि वह आपके लिए एक वरिष्ठ कार्यकारी बनने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन इससे बहुत अधिक ध्यान आकर्षित होगा और मुझे बहुत परेशानी होगी। हम वास्तव में पति पत्नी नहीं है, इसलिए मेरी ऐसा करने की योजना नहीं है। क्या आपको कोई आपत्ति है? लिन चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई आपत्ति नहीं, यह आप पर निर्भर है। चू जियाक्सियो ने पूछा, आप किस विभाग के लिए काम करना चाहते हैं? लिन चेन ने लापरवाही से जवाब दिया, जो भी हो, मैं वैसे भी 3 महीने में जा रहा हूं, इसलिए एक आरामदायक नौकरी करना सबसे अच्छा है जहां मैं बस साथ रह सकूं। चू जियाक्सियो ने चिढ़कर उत्तर दिया, कंपनी बेकार लोगों को काम पर नहीं रखती है। सुरक्षा गार्ड बनना ठीक है, क्या आप जाना चाहते हैं या नहीं? लिन चेन ने हंसते हुए कहा, एक अनुभवी सुरक्षा गार्ड बनना मेरे लिए काफी उपयुक्त है। मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। चू जियाक्सियो एक पल के लिए अवाक रह गया। उसने ये केवल गुस्से में कहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन चेन वास्तव में सहमत होगी। महत्वाकांक्षा की कितनी कमी है। नमकीन मछली। चू जियाक्सियो ने पहले ही मानसिक रूप से लिन चेन पर कई टैग लगा दिए थे। उसने ऐसा कहा, लेकिन उसने वास्तव में लिन चेन के लिए सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था करने की हिम्मत नहीं की। अगर उसके दादाजी को पता चला तो वह उसे जरूर डांटेंगे। एक पल के लिए सोचने के बाद चू जियाक्सियो ने कहा, बिक्री विभाग में जाओ। सेल्स पर्सन को किसी विशेष कौशल की आवश्यकता नहीं है और प्रबंधन अपेक्षाकृत आसान है, जो आपके लिए आराम करने के लिए बिल्कुल सही है। अच्छा है। लिन चेन को आसानी से सहमत होते हुए सुनकर चू जियाक्सियो ने एक बार फिर राहत की सांस ली। ये लड़का काफी समझदार लगता है। वह बिल्कुल एक बुरा व्यक्ति है। महिलाओं के स्तनों पर झांक रहा है। ओह, कितना विकृत है। अल्पविराम। लिन चेन, कृपया इन्हें प्रिंट कर ले। लिन चेन, बोतलबंद पानी खत्म हो गया है, नया ले आओ। लिन चेन, ये रिपोर्ट वित्त विभाग को भेजे। आधे दिन के बाद लिन चेन बैठे और चू जियाक्सियो को एक संदेश भेजा। जियाक्सु, बिक्री विभाग में क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे निशाना बनाया जा रहा है। चू जियाक्सियो, मैं आपको बताना भूल गया, बिक्री विभाग के प्रमुख डोंग युनजियांग कियान परिवार से हैं। कियान परिवार कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है और चू परिवार के साथ उनका मतभेद है। मैंने मानव संसाधन विभाग से बात की और उन्हें अब आपको मेरे लोगों में से एक मानना चाहिए। लिन चेन ने अवाक होकर अपनी आंखें घुमा ली। कोई आश्चर्य नहीं कि आधे दिन पहले सेल्स टीम 8 में शामिल होने के बाद से उन्हें टीम लीडर सनहाओ और एक वरिष्ठ कर्मचारी द्वारा निशाना बनाया गया था। ये पता चला कि उसे गलत तरीके से दोषी ठहराया गया था। क्या तुम मुझे बस सेट नहीं कर रहे हो? चू जियाक्सियो, यदि आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन आपको इसे मेरे दादाजी को स्वयं समझाना होगा। इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। चुटकुला, हम बस हार मान सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। कौन किससे डरता है? मुझे वैसे भी कोई परवाह नहीं है। दोपहर में चेन हाई, जो एक लंबे समय से कर्मचारी था, कई फोल्डर लाया और उन्हें लिन चेन के डेस्क पर पटक दिया। लिन चेन, क्या आप इन रिपोर्टों को कंप्यूटर में दर्ज करने में मेरी मदद कर सकते हैं? लिन चेन अपने पैरों को क्रॉस करके अपने फोन पर खेल रहा था जब उसने चेन हाई की ओर देखा और कहा, मैं व्यस्त हूं, मेरे पास समय नहीं है। चेन हाई अचंभित रह गया। इस बच्चे का क्या कसूर है? वह आज सुबह अपना व्यवहार स्वयं कर रहे थे। विद्रोह करना चाहते हैं? चेन हाई ने सख्त चेहरे के साथ कहा, आप यहाँ नए हैं और कुछ भी नहीं जानते हैं। ये कार्य आपको जल्द से जल्द अपनी स्थिति से परिचित होने में मदद करेंगे। लिन चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। चेन हाई ने धमकी दी, इन दस्तावेजों को आज कार्य दिवस समाप्त होने से पहले सिस्टम में दर्ज किया जाना चाहिए, अन्यथा आपको परिणाम भुगतने होंगे। लिन चेन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। चेन हाई को घूरते हुए और अपना फोन लहराया, नतीजा खुद भुगतो। मैं बहुत डरा हुआ हूँ। कैसा रहेगा अगर मैं राष्ट्रपति चू को फोन करूं और उनसे पूछूं कि क्या एक कर्मचारी जो पर्याप्त सक्षम नहीं है और अपना काम ठीक से नहीं कर सकता, उसे एक सहायक दिया जाना चाहिए। इसके अलावा क्या मैं एक नए कर्मचारी के रूप में अपने काम में मदद करने के लिए एक वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन प्राप्त कर सकता हूँ? चेन हाई की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया और उसकी निगाहें तुरंत नर्म हो गई। आप राष्ट्रपति चू को जानते हैं? लिन चेन सीधे हो गए और चेन हाई की ओर उदासीनता से देखा। क्या ये सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे राष्ट्रपति चू ने भेजा था कि आप मुझे निशाना बना रहे हैं? क्या आपको लगता है कि मैं उसे नहीं जानता? चेन हाई का दिल जमीन पर बैठ गया और उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने जल्दी से डेस्कटॉप पर फोल्डर उठाए और मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। यह एक गलतफहमी है, गलतफहमी। मैं वास्तव में आपको जल्द से जल्द व्यवसाय से परिचित होने में मदद करना चाहता था। चूंकि आप अनिच्छुक हैं तो इसे भूल जाए, मैं इसे स्वयं करूंगा। लिन चेन ने उपहास करते हुए कहा, अब मुझे परखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कनेक्शन वाला व्यक्ति हूं। यदि आप इतने सक्षम हैं तो चू जियाक्सियो को खोजें। हिम्मत मत करो, यदि तुम्हें पर्याप्त साहस नहीं है तो चुप रहो। चेन हाई चुपचाप दूर चला गया और फिर टीम लीडर सुनहाओ के कार्यालय में घुस गया। थोड़ी देर बाद सुनहाओ ठंडे चेहरे के साथ हाथ में एक फोल्डर लेकर लिन चेन के पास आया। चूंकि आपने चेन हाई की मदद से इनकार कर दिया है, आपको पहले से ही व्यवसाय में काफी कुशल होना चाहिए। चूंकि आप यहाँ नए हैं, इसलिए आपसे बाजार का विस्तार करने की उम्मीद करना अवास्तविक है। यहाँ चिकित्सा उपकरणों पर जानकारी का एक पूरा सेट है जिसे बेचने के लिए हमारी सेल्स टीम आज जिम्मेदार है। साथ ही एक तैयार ग्राहक सूची भी है।
बस सूची के अनुसार व्यवसाय चलाएं। हमें आपसे अधिक उम्मीदें नहीं है। यदि आप इस महीने के अंत तक एक सौदा पूरा करते हैं तो आपको उत्तीर्ण माना जाएगा। परीक्षण अवधि, अन्यथा आप वहीं वापस चले जाएंगे जहां से आप आए थे। हमारी सेल्स टीम 8 को सेल्स लोगों की जरूरत है, न कि बेकार लोगों की जो बस साथ साथ चलते हैं और न्यूनतम वेतन वसूलते हैं। ये उनकी चाल है। लिन चेन ने आलस्य से फोल्डर को देखा और उदासीनता से कहा, ठीक है, इसे वहां रख दो। सन हाउ का चेहरा तुरंत बहुत बदसूरत हो गया। लिन चेन, कृपया अपना रवैया ठीक करें। मैं तुम्हें एक कार्य सौंप रहा हूं। इस अध्याय का अंत। अध्याय 13 अभी भी प्रेमी बनने का नाटक कर रही है। अध्याय 13 अभी भी प्रेमी होने का नाटक कर रहा है। लिन चेन ने अपने फोन की स्क्रीन से ऊपर देखा, अपना सिर उठाया और सुन हाउ को मजाकिया नजरों से देखा। अंदर के सभी ग्राहकों को तोड़ना मुश्किल है ना? आप बस मुझे व्यवसाय करने में असमर्थ बनाना चाहते हैं और फिर मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं, है ना? क्या आप मुझे इस तरह से निशाना बना रहे हैं और आप अभी भी मुझसे अपने प्रति सम्मानजनक होने की उम्मीद करते हैं? आप सपना देख रहे हैं। लिन चेन के शब्द सुन हाउ के चेहरे पर एक तमाचे की तरह थे। सन हाउ का चेहरा राख हो गया और उसे अपने चेहरे पर जलन महसूस हुई। मैं तुम्हें निशाना बना रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल कर रहा हूं, मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूं, लेकिन क्या ये बातें खुलेआम कही जा सकती हैं? पास ही दो माथक देख रहे थे। सन हाउ ने एक गहरी सांस ली और सहजता से बात करने को मजबूर किया। यही परीक्षा है। जब तक आपके पास क्षमता है, हमारी सेल्स टीम 8 स्वाभाविक रूप से आपका स्वागत करेगी। लेकिन अगर आप यहां सिर्फ आराम करने और आराम करने के लिए आना चाहते हैं, तो हमारी टीम 8 आपका स्वागत नहीं करती है। लिन चेन आलस्य से मुस्कुराई, क्या आप स्वयं भी इन ऊंचे ऊंचे झूठों पर विश्वास करते हैं? सन हाउ को तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे फिर से थप्पड़ मारा गया हो और उसके अन्य अधीनस्थों की अजीब नजरों से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे कांटे चुभ रहे हो। यदि आप सौदे बंद कर सकते हैं तो आप बने रहेंगे, यदि आप नहीं कर सकते हैं तो आप बाहर निकल जाएंगे। भले ही आप इसे राष्ट्रपति चू के पास ले जाएं, ये वही बात है। हमारी कंपनी बेकार लोगों को नहीं रखती है। सन हाउ के बोलने के बाद वह मुड़े और लिन चेन के कुछ और कहने का इंतजार किए बिना चले गए। उसके पास लिन चेन को दोबारा सुनने का साहस नहीं था। यह आदमी एक उपद्रवी की तरह था, कार्यस्थल के किसी भी नियम का बिल्कुल भी पालन नहीं करता था और थोड़ी सी असहमति पर मेज पलट देता था। उससे बात करने का क्या मतलब था? वह टीम लीडर है, लेकिन उसका अधिकार कंपनी के नियमों और काम के लिए अन्य लोगों की मांगों से आता है। लेकिन लोग काम की परवाह ही नहीं करते तो टीम लीडर के तौर पर उनकी परवाह क्यों करें? हमें निश्चित रूप से इस आदमी से छुटकारा पाना होगा, अन्यथा मैं टीम लीडर के रूप में अपना अधिकार कैसे बनाए रखूंगा? सन हाउ के जाने के बाद लिन चेन ने फोल्डर उठाया, उस पर नजर डाली और उसे अपने बगल में चश्मा पहने हुए युवक को सौंप दिया। गाओ फैन, क्या आप कृपया देख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि यह कितना कठिन है? चश्मे वाले युवक ने सन हाउ के कार्यालय की ओर देखा, फोल्डर लिया, उसे 2 बार देखा और फिर उसे वापस सौंप दिया। उसकी नजर में सहानुभूति का संकेत था। मैं यहाँ केवल थोड़े समय के लिए आया हूँ, इसलिए मुझे पूरी सूची नहीं पता है। लेकिन कुछ ग्राहक हैं जिनके साथ मैंने पहले काम किया है। वे काफी कठिन हैं और मैं उन सभी को संभाल नहीं सकता। गाओ फैन ने रूढ़िवादी ढंग से बात की, लेकिन लिन चेन समझ गए। यदि मैं गलत नहीं था, तो इन पर काबू पाना कठिन था, या यूं कहें कि ऐसे ग्राहक जिनके पास मुझे जीतने का कोई मौका नहीं था। यदि इसका परिवहन किया गया होता, तो यह अभी भी विक्रेता के हाथों में होता। यह सन हाउ के साथ कैसे समाप्त हो सकता था और फिर उसे दे दिया गया? लिन चेन बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी। उसने एक सिगरेट निकाली और गाओ फैन की ओर फेंक दी। धन्यवाद, एक लो। बिक्री विभाग वास्तव में बहुत मुफ्त है। ये लोगों को उनके बिक्री प्रदर्शन के आधार पर आंकता है। किसी को इसकी परवाह नहीं है कि आप कार्य दिवसों में क्या करते हैं, लेकिन यदि आप परिणाम नहीं दे पाते हैं, तो आपको निकाल दिया जाएगा। लिन चेन के खिलाफ सन हाउ की कार्रवाई इस नियम का अच्छा उपयोग करने का एक अच्छा उदाहरण थी। गाओ फैन ने सिगरेट ली, उसे धन्यवाद दिया, लेकिन सिगरेट नहीं पी, इसके बजाय उसने इसे एक तरफ रख दिया। वो लिन चेन के साथ ज्यादा उलझना नहीं चाहता था। यह आदमी स्पष्ट रूप से उपद्रवी था और संभवतः कुछ दिनों से अधिक नहीं रुकेगा। जब लिन चेन का फोन बजा तो वह धूम्रपान कर रहा था। गु यूएक्सी, कल मेरे दादाजी का एक्यूपंक्चर सत्र है, क्या आप खाली हैं? लिन चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पहले ही पैसे मिल चुके हैं, इसलिए निश्चित रूप से मेरे पास समय है। ठीक है, कल सुबह मेरे घर आ जाना। अच्छा है। गु यूएक्सी ने एक पल के लिए झिझकते हुए कहा, कुछ कपड़े खरीदो और तैयार हो जाओ। लिन चेन ने हैरान होकर पूछा, एक्यूपंक्चर का कपड़े पहनने से क्या लेना देना है? गु यूएक्सी ने अचानक अपना आपा खो दिया, क्या तुम मेरे प्रेमी होने का नाटक नहीं कर रहे हो? अच्छी तरह से कपड़े पहनो, एक देहाती बेवकूफ की तरह मत देखो और थोड़ा मुझसे मेल खाओ, क्या कोई समस्या है? लिन चेन ने पलकें झपकाई, हमारा 2 घंटे का लेन देन खत्म हो गया है ना? अब इलाज का समय आ गया है ना? गु यूएक्सी ने पहले लिन चेन को 2 घंटे के लिए उसका प्रेमी होने का नाटक करने के लिए 50,000 युआन दिए थे। सौदा हो गया। लिन चेन के विचार में उन्हें अब उपचार शुल्क के रूप में 500,000 युआन प्राप्त हुए थे और उन्हें दादाजी के लिए शेष उपचार पूरा करने की आवश्यकता थी। गु यूएक्सी अवाक था। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने कहा, इलाज के दौरान तुम्हें अभी भी मेरा बॉयफ्रेंड होने का नाटक करते रहना होगा, नहीं तो तुम बेनकाब हो जाओगे। मैं और पैसे दूंगी, तुम अपनी कीमत बताओ। क्या मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड होने का नाटक करना पड़ेगा? क्या मैं कुछ भूमिकाएं निभाने में विशेषज्ञ हूं? यहाँ वे चू जियाक्सियो के पति की भूमिका निभा रहे हैं और वहाँ वे गु यूएक्सी के प्रेमी की भूमिका निभा रहे हैं। लिन चेन ने एक पल के लिए सोचा और कहा, इसे भूल जाओ, मैंने पहले ही उपचार शुल्क स्वीकार कर लिया है। उपचार प्राथमिकता है, मेरा प्रेमी होने का नाटक करना सिर्फ एक बोनस है। वैसे भी ये सिर्फ इलाज के दौरान की एक हरकत है और इसके अलावा गु यूएक्सी बहुत खूबसूरत है। अतिरिक्त शुल्क लेने से मैं लालची और अनैतिक लगूंगा। गु यूएक्सी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने खुद ये वादा किया था, आप अपने शब्दों से पीछे नहीं हट सकते। लिन चेन हंसे और बोले, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या यह अपने शब्द से पीछे हटने लायक है? गु यूएक्सी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, फिर तुम्हें कल ठीक से तैयार होना होगा, अन्य पुरुषों को कोई मौका मत देना। मैं तुम्हें बाद में पता भेजूंगा, कल मिलते हैं। गु यूएक्सी ने तुरंत फोन काट दिया, लेकिन लिन चेन स्तब्ध रह गया। एक जैसे दिखने की कोशिश करें। अन्य पुरुषों, ऐसा लगता है जैसे गु यूएक्सी ने खुद को फिर से एक गड्ढे में खोद लिया है। इस अध्याय का अंत। अध्याय 14, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? अध्याय 14, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? लिन चेन ने अभी काम खत्म किया था और बैकअप के लिए चांदी की सुइयों का एक सेट खरीदने के लिए बाहर जाने ही वाला था कि अचानक उसे वेन युआन का फोन आया। वेन युआन ने उन्हें रात्रि भोज पर आमंत्रित करते हुए कहा कि यह उस दिन उनकी मदद के लिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए है और कुछ अनसुलझे प्रश्नों पर उनसे सलाह मांगने के लिए भी है। लिन चेन ने इसके बारे में सोचा और सहमत हो गए। चू परिवार के घर पर वापस ओल्ड मास्टर चू के सामने मुझे चू जियाक्सियो के साथ एक विवाहित जुड़े होने का नाटक करना होगा, प्यार मोहब्बत का अभिनय करते हुए। ये कितना असुविधाजनक होगा। बेहतर होगा कि बाहर खाना खाएं और बाद में घर जाएं, इस तरह परेशानी से बचें। वेन युआन के पास निश्चित रूप से चांदी की सुइयां हैं, हम बाद में एक उपयुक्त सेट खरीद सकते हैं। लिन चेन ने रेस्तरां के लिए टैक्सी ली। निजी कमरे में 2 लोग बैठे थे, वेन युआन और उनकी पोती वेन क्याओ। वेन क्याओ 17 या 18 साल की थी। उसका चेहरा छोटा अंडाकार था और उसका शरीर छोटा था, लेकिन उसका शरीर गौरवान्वित था। उसका चेहरा ठेठ लोली जैसा और डायन जैसा शरीर वाला था। उसने एक साधारण सफेद टी-शर्ट, काले शॉर्ट्स और स्नीकर्स पहने हुए थे, जो युवा ऊर्जा को उजागर कर रहे थे। क्या मिस वेन भी चिकित्सा की पढ़ाई कर रही है? वेन युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, उसने अभी कॉलेज की प्रवेश परीक्षा पूरी की है। उसके माता-पिता विदेश में व्यावसायिक यात्रा पर गए हैं, इसलिए वह कुछ समय के लिए मुझसे मिलने आई।
मिस्टर लिन, आप उसे क्याओ क्याओ कह सकते हैं। वेन क्याओ क्याओ ने उत्सुकता से पूछा, मिस्टर लिन, दादाजी ने कहा था कि आपकी चिकित्सा कुशलता उनसे भी बेहतर है, क्या ये सच है? लिन चेन ने हंसते हुए कहा, ये सिर्फ तुम्हारे दादाजी का विनम्र होना है। इसे गंभीरता से मत लो। वेन युआन ने हंसते हुए कहा, मैं विनम्र नहीं हो रहा हूँ। हालांकि मैंने श्री लिन को केवल एक बार एक्यूपंक्चर करते और एक बार दवा लिखते देखा है, ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि वह इस बूढ़े व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक कुशल है। वेन क्याओ क्याओ की आंखें तुरंत चमक उठी। उसने अपने दादाजी को चिकित्सा कौशल के मामले में किसी की भी इतनी अधिक प्रशंसा करते नहीं देखा था, किसी युवा की तो बात ही छोड़िए। भोजन के दौरान वेन युआन ने एक नुस्खा निकाला जिस पर उन्होंने लिखा था, मिस्टर लिन, यह एक नया नुस्खा है जो मैंने हाल ही में गंभीर वेरिकाज नसों के लिए लिखा है। कृपया मुझे अपनी प्रतिक्रिया दें। लिन चेन ने मना नहीं किया। उन्होंने नुस्खा लिया, एक पल के लिए इस पर विचार किया और अपनी राय दी। नुस्खा कोई बड़ी समस्या नहीं है और निश्चित रूप से इसका असर होगा, लेकिन गंभीर वेरिकाज नसों से राहत देने पर इसका प्रभाव सीमित है। यदि आप 30 ग्राम डिंगोवेटिन जोड़ते हैं और इसमें बैक्सिनकाओ की मात्रा 25 ग्राम तक बढ़ाते हैं, तो प्रभाव बेहतर होना चाहिए। डिंग-गोंग-टिंग। वेन युआन ने भौहें सिकोड़ ली, नुस्खा वापस ले लिया और निदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाना बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद वेन युआन की भौहें शिथिल हो गईं। शानदार, बिल्कुल शानदार। मैंने गाइनोस्टिग्मा पेंटाफिल्म का उपयोग करने के बारे में कभी क्यों नहीं सोचा? वेन युआन ने अपना सिर उठाया और सम्मानपूर्वक अपने हाथ जोड़कर कहा, मिस्टर लिन, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। आपके चिकित्सा कौशल शानदार हैं, आप मेरे शिक्षक बनने के योग्य हैं। लिन चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर वेन, इतने विनम्र मत बनो। बस मुझे जियो लिन या लिन चेन कहकर बुलाओ। हालांकि वेन युआन इस बात पर अड़े थे। श्री लिन ने मुझे 2 बार मार्गदर्शन दिया है और हर शब्द में उन्हें मेरा शिक्षक कहा जा सकता है। यदि मेरे पास पहले से कोई गुरु नहीं होता और मैं अपना वंश नहीं बदल पाता, तो मैं निश्चित रूप से श्री लिन को अपना शिक्षक मानता और सम्मानपूर्वक उन्हें मिस्टर कहता। ये बिल्कुल सही होगा। वेन क्याओ क्याओ ने लिन चेन को उज्ज्वल आंखों से देखा, उसकी निगाहें प्रशंसा से भरी थी।